Okay. Good morning friends. Welcome back to IFS. यस, चलिए जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम जो DU की 2019 की क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर से जो रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस आए थे, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वेरी गुड मॉर्निंग वासु जी, विकास जी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी से ये लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जल्दी से शेयर कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी बुलाइए इस सेशन में ज्वाइन होने के लिए, बताइए उनको, बिकॉज जो DU के एंट्रेंस एग्जाम एवरी ईयर होते वहां पे रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहते हैं। और अगर आपको उस एग्जाम को क्रैक करना है, अगर आपको वहां पे एडमिशन लेना है, तो आपको रियल एनालिसिस पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, चलिए जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ ये लिंक शेयर कर दीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, बाकी जगह पे भी ये जो लिंक है उसको जल्दी से शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। वेरी गुड मॉर्निंग संदीप जी, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए बाकी स्टूडेंट ज्वाइन होने तक मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो IFS आपके लिए आगे जाके देने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। तो थर्ड में से हमारी जो IIT जाम की जो बैच है वो बैच स्टार्ट होने जा रही है। तो जो भी स्टूडेंट्स लास्ट बैच में जिन्होंने एडमिशन नहीं ले पाए थे या फिर एडमिशन लेना चाहते थे बट उस टाइम पे सीट्स अवेलेबल नहीं थे, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए अभी जल्द ही नई बैच स्टार्ट हो रही है और आप इस बैच में जल्दी से एनरोल करके एडमिशन ले सकते हो। ओके, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आपको पहले भी ऑलरेडी बता दिया है बट फिर से मैं याद दिला देता हूं कि अगर आपका एडमिशन IFS में होता है और आपकी रैंक अगर 1 to 100 के बीच में आती है, अगर आप IIT जाम क्वालिफाई होके आपकी रैंक अगर 1 to 100 के बीच में आती है तो आपकी फी जो होगी वो रिटर्न होगी। ओके, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनका ड्रीम IIT है, चाहते हैं वो कि मुझे IIT में मेरा एडमिशन करना है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स अगर हो रहे हैं आपको, तो अभी थोड़ा सा एडजस्ट करके अच्छे से फी भर दीजिए, हमारे साथ ज्वाइन हुई और जल्दी आपकी रैंक आने के बाद आपको आपकी फी भी रिटर्न होगी, साथ ही साथ आपका ड्रीम जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और उसके बाद जल्दी हमारी जो फैमिली है, बहुत खुशी की बात है कि हमारी जो फैमिली है जल्दी 10K कंप्लीट होने वाली है सब्सक्राइबर्स हमारे। तो उसके लिए हमने एक मेगा मिंटी बैटल रखा है सारे IIT जाम के स्टूडेंट्स के लिए, जहां पे हम एट ए टाइम एनालिसिस एंड अलजेब्रा, ओके, ये दो जो कोर्स है, जैसे कि अलजेब्रा की बात करें तो आपके लिए ग्रुप 3 है एंड लीनियर अलजेब्रा है। एनालिसिस की बात करें तो आपके लिए रियल एनालिसिस है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल वेक्टर कैलकुलस है। तो वो सारे टॉपिक्स का आपको एक मेगा मिंटी बैटल क्यूज होगी। ओके, तो आपको इसमें भी ज्वाइन करना है, जो कब होने वाला है 4 मई को शाम को 6 बजे, जहां पे मैं और शिवांगी मैम आपके साथ ज्वाइन होने वाली है। और अगर आप इस क्विज के विनर होते हो तो आपको हमारा IIT जाम का जो कोर्स है वो फ्री में मिल जाएगा। अगर आप इस क्विज में अगर आपकी रैंक अगर सेकंड आ जाती है तो आपको टेस्ट सीरीज मिल सकते हैं। तो ये आपके लिए फिर से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। IFS हर टाइम पे आपको कहीं ना कहीं जाके आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देता रहता है, आगे जाके भी देगा, बट आप ट्राई कीजिए कि अभी उस अपॉर्चुनिटी को ले लें। ओके, चलिए सो अभी हमारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, जो DU के क्वेश्चंस है। ओके रिया जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग संदीप जी। चलो स्टार्ट तो कर लिया अभी हमने। करना क्या है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर है उस आंसर को देना है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, f ऑफ t आपको दिया है फंक्शन, जो कि क्या है t² इंटू e⁻t इंटू log t। ओके, ये आपके पास क्वेश्चन है 1 लेस इक्वल t लेस इक्वल 3, देन देयर एग्जिस्ट सम, देयर इज c। ओके, यहां पे आपको कोई ना कोई ऐसा C मिलेगा जो कि कहां पे है 1 to 3 के बीच में है, सच दैट ये जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी। ओके, वो इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल होगी। वो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंटीग्रल कैलकुलस का आपका याद करके दे रहा होगा। इंटीग्रल कैलकुलस में वो रिजल्ट कैसा है, f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड DB
ओके अगर मेरा एफ क्लोज डीबी पे कंटिन्यूअस है तो इसकी इमेज भी क्लोज बाउंडेड हो जाती है, वो तो बाकी के रिजल्ट्स हैं। एंड सी बिलोंग्स टू ओपन ए बी, ओके ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है देन you can say then there exist, वहां पे में क्या मिलेगा, देन देर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन ए बी, ये हमें मिलने वाला है, हम डायरेक्टली लेंगे नहीं। ओपन ए बी में हमें ऐसा एक सी मिलेगा जो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, सच दैट माई एफ ऑफ सी मतलब इमेज ऑफ दैट एलिमेंट, वो जो मेंबर होगा जो उस सेट का, ओपन ए बी का जो सेट है उसमें हमें ऐसा एक सी मिलेगा सच दैट एफ ऑफ सी विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन बी माइनस ए इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। ओके सो इंटीग्रल कैलकुलस में ऐसा रिजल्ट है। ओके सो एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी माइनस ए इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। इस रिजल्ट में हमें निकालना क्या है, देखिए हमें निकालना ये है 1 2 3 एफ ऑफ टी डी टी। एफ ऑफ टी क्या है, टी स्क्वायर ए टू द पावर टी लॉग टी। ओके तो क्या आप इसका इंटीग्रेशन निकालते बैठेंगे, बिल्कुल नहीं निकालना, आपको इसका इंटीग्रेशन नहीं निकालना है, आपको ये रिजल्ट यूज करना है। आपको क्या करना है, ये रिजल्ट यूज करना है जहां पे आपको इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर आप a1 ले रहे हो b3 ले रहे हो तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 एफ ऑफ टी डी टी की वैल्यू आपको यहां पे मिल रही है, इस b माइनस ए को यहां पे मल्टीप्लाई डाल दीजिए तो क्या बन जाएगा वो, दैट इज b माइनस ए इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। ओके एफ ऑफ टी डी टी का जो इंटीग्रेशन होगा ओवर दैट इंटरवल क्लोज्ड ए बी, दैट विल बी इक्वल्स टू b माइनस ए इंटू एफ ऑफ टी। ओके सो यहां पे मुझे अब क्या करनी है, सिर्फ वैल्यूज चेक करनी है कि हमारा a क्या है, हमारा b क्या है, राइट इंटरवल हमें दे दिया है 1 to 3, सो a इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू 3। सो क्या आ जाएगा फिर यहां पे, देयरफॉर यू कैन से b माइनस a इंटू एफ ऑफ c, b माइनस a इंटू एफ ऑफ c विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 a to b f of t dt. Okay and 3 minus 1 will be 2, 3 minus 1 will be what, 2, so 2 times f of c is equals to integration 1 to 3 f of t dt. तो f of c कैसे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम f of c का, देखिए ये इंटीग्रल कैलकुलस में थ्योरम में आपको इंटीग्रल जैसे मीन वैल्यू थ्योरम जो है डिफरेंशिएशन के, ओके मीन वैल्यूज थ्योरम डिफरेंशिएशन के, वैसा ही इंटीग्रल के भी है कुछ थ्योरम्स जिसमें ये एक रिजल्ट है। ओके जहां पे हम कोई भी फंक्शन जब लेते हैं, ओके किसी भी फंक्शन अगर आपको दिया जाता है तो उस फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालते टाइम हम कभी कभी ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं। ओके जहां पे कोई ना कोई बीच वाला मेंबर होता है, ये रिजल्ट कहता क्या है एक्चुअली, अगर इस रिजल्ट की बात करें स्पेशली तो ये रिजल्ट क्या कहता है, ओके फाइन, सो ये रिजल्ट ये कहता है कि अगर आपका ग्राफ है क्लोज ए टू बी, ओके अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लेने जा रहा हूं, ओके मैं अगर इसका इंटीग्रेशन लेने जा रहा हूं तो इंटीग्रेशन लेने मतलब सिंपली मीनिंग क्या है कि ये जो रीजन है इस रीजन का एरिया हम फाइंड करते हैं, दैट इज माय इंटीग्रेशन। ओके तो ये जो वैल्यू है, ये जो रीजन है जिसकी मतलब जो वैल्यू है, जो एरिया है इसका, जो इसका इंटीग्रेशन है, वो क्या हो जाता है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेके बीच में कहीं ना कोई आपको सी मिल जाता है, उसकी वैल्यू बन जाती है वो। ओके तो ऐसा हमें कोई ना कोई एक एलिमेंट सी मिलता है इन दोनों के बीच में, जिसके लिए एफ ऑफ सी इंटू बी माइनस ए, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इसी इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है, मतलब यही रीजन का वो एरिया होता है। क्लियर है, एंड इस वजह से ये मीन वैल्यू थ्योरम में आ जाते हैं। ओके भौतिक जी,
सो एफ ऑफ सी, जस्ट सी को पुट कर लीजिए टी के जगह पे, सो सी स्क्वायर ई टू द पावर सी इंटू लॉग टी, राइट। क्या गया वो, दैट विल बी 2 टाइम्स सी स्क्वायर ई टू द पावर सी इंटू लॉग ऑफ सी। ओके, यहां पे मॉड लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑलरेडी सी जो है वो कहां पे आ रहा है, 1 2 3 के बीच में आ रहा है, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, एंड दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 f of t dt. Okay, therefore this will be my integration. There is some element c for which this integration will be equals to this. Okay, so the answer will be 2 times c square e to the power log of c. ओके, क्लियर हो गया सबको कि आंसर क्या आ गया, 2 टाइम्स सी स्क्वायर ई टू द पावर सी लॉग ऑफ सी। ऐसा हमें कोई ना कोई सी जरूर मिलेगा, हमेशा मिलता है। जब भी फंक्शन कंटीन्यूअस होता है आपको हमेशा कोई ना कोई बीच में एलिमेंट मिलेगा जिसकी वैल्यू उस लेंथ से मल्टीपल में, उस लेंथ के मल्टीपल में अगर वो मैं एफ ऑफ सी डाल देता हूं तो वो हमारा रीजन का एरिया होता है। वेरी गुड, चलिए, सो दिस विल बी योर फर्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ गया? चलिए जल्दी से, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डज द सीक्वेंस ए एन, ओके सीक्वेंस का क्वेश्चन है, एन स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2 बाई एन स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 हैज अ लिमिट, क्वेश्चन मार्क है। अगर लिमिट है या नहीं है, अगर है तो किस फॉर्म में, नो इट ऑसिलेट्स, नो इट्स डाइवर्जेस, yes -2 is the limit, and the last one yes -1 is the limit। तो फर्स्ट आपको डिसाइड करना है उसको लिमिट है या नहीं, और अगर लिमिट है तो वो लिमिट कौन सा है, अगर नहीं है तो क्या सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट हो रही है या फिर सॉरी अगर लिमिट नहीं है तो क्या सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो रही है या फिर ऑसिलेट्स हो रही है। एक मैं क्वेश्चन पूछता हूं सारे स्टूडेंट्स को, मैं एक सीक्वेंस देता हूं आपको, an इज इक्वल्स टू, मुझे इसका आंसर सबसे चाहिए, सारे जो स्टूडेंट्स अभी सेशन को देख रहा है देखिए यहां पे मैं n डालता हूं 2 when n is even and n when n is odd। क्या ये मेरी सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो रही है या नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है। ये जो मेरी सीक्वेंस मैंने स्क्रीन पे आपको यहां पे दिख रही है कि इवन नंबर के लिए मैंने 2 डाल दिया, ऑड नंबर के लिए मैंने n डाल दिया, तो क्या ये सीक्वेंस मेरी डाइवर्जेंट सीक्वेंस हो रही है या नहीं। चलिए दूसरी एक सीक्वेंस है, ओके भौतिक जी बोल रही नहीं हो रही है। दूसरी एक सीक्वेंस है an इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर n इंटू n, ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट हो रही है या नहीं। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट नहीं है तो वो डाइवर्जेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यह कंफ्यूजन रहता है कि अगर कोई सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट नहीं है तो उसका मीनिंग यह हुआ कि वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। ऐसा नेसेसरी नहीं होता, हमेशा ऐसा हमेशा नेसेसरी नहीं होता कि जो कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, जो कॉन्वर्जेंट नहीं है वो डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट की डेफिनेशन एक बार समझ लीजिए। डाइवर्जेंट क्या कहता है कि अगर आपकी सीक्वेंस an है, अगर आपकी सीक्वेंस an है, ओके मैं यहां पे थोड़ा सा डाइवर्जेंट के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेता हूं कि आपने सपोज an सीक्वेंस ले ली, ये सीक्वेंस आपको बोलनी है कि डाइवर्जेंट है। तो डाइवर्जेंट है तो एक बात क्लियर कर लीजिए, डाइवर्जेंट हो रही तो वो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो इंफिनिटी को जाएगी या फिर वो सीक्वेंस -इन्फिनिटी को जाएगी। ओके, या तो वो इंफिनिटी को जाएगी या फिर वो -इन्फिनिटी को जाएगी। अब 2 डेफिनेशंस बनेगी, जैसे कि अगर 2 कंडीशंस बन रही तो दोनों के अलग डेफिनेशन हम बनाएंगे। सपोज an सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो वो इंफिनिटी को अगर जा रही होगी तो क्या, देन देयर एग्जिस्ट m belongs to natural number, okay, for any capital M, this term is always greater than m for all n greater equal m। m के बाद सारे के सारे टर्म्स आपके इसके बड़े हो रहे, क्लियर हो रहा है। तो अगर मैं ये सीक्वेंस ले रहा हूं an is equals to 2 and n, तो n इज इवन ऑड कुछ कहीं पे भी डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, n इज ऑड। तो जब मैं m ले लूंगा, अगर ये मेरा m ऑड है
अगर मेरा यम ऑड है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ओके मान के चले ये कंडीशन फिर सेटिस्फाई होगी। बट अगर यम इवन है तो यहाँ पे 2 आ जाता है, तो 2 इज नॉट नेसेसरली ग्रेटर देन यम फॉर एनी इवन नेचुरल नंबर, फॉर एनी यम। अगर मैं यम को अगर 3 डाल देता हूं तो 2 तो कभी 3 से बड़ा नहीं होगा। बट हम बोल रहे कि फॉर एनी यम द टर्म ऑफ द सीक्वेंस मस्ट बी ग्रेटर देन दैट कैपिटल यम। मतलब आप जितना भी बड़ा वाला नंबर ले लीजिए, जैसे कि आप बोलते हैं कि कोई भी रियल नंबर आप उठा लो तो उससे बड़ा वाला नेचुरल नंबर आपको हमेशा मिलेगा। कोई भी रियल नंबर उठा लो उससे बड़ा वाला नेचुरल नंबर आपको हमेशा मिलेगा। आपको करना क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेना है, +1 ऐड कर देना है, दैट विल बी योर ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर। ओके, तो ऐसे यहां पे क्या हो रहा है, आप कोई भी यम उठा लो, आप कोई भी यम उठा लो, नेचुरल नंबर उठा लो, रियल नंबर उठा लो, उससे बड़ी वाली सीक्वेंस की टर्म तो मिलेगी, बट बाकी के उस आपको ऐसा यम मिलेगा, आपको ऐसा यम मिलेगा जिसके बाद सीक्वेंस की सारी टर्म्स उस यम से बड़ी होगी। मतलब n+1 जितने भी टर्म्स आपके पास है, m+1 जितने भी टर्म्स है, उन सारे टर्म्स के लिए जो सीक्वेंस है am+1 am+2, ये सारे जो टर्म्स है वो सारे टर्म्स यम से बड़े हो रहे हैं। ओके, तो इस केस में चाहे वो फिर इवन नंबर्स के टर्म्स हो या फिर ऑड नंबर्स के टर्म्स हो, वो सारे टर्म्स यम से बड़े होने चाहिए और तब जाके सीक्वेंस क्या होगी, इंफिनिटी को डाइवर्जेंट होगी। क्लियर है? ओके, मैं तो बोलता हूं, देखिए कुछ बुक्स में उसको बोलते हैं कि डायरेक्टली कॉन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, बट आप ट्राई कीजिए और स्पेसिफिक रहने का कि सीक्वेंस अगर कॉन्वर्जेंट नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हो कि विच इज नॉट कॉन्वर्जेंट। आप ऐसा मत बोलिए कि विच इज डाइवर्जेंट। ओके, आप ऐसा बोलिए विच इज नॉट कॉन्वर्जेंट। ओके भौतिक जी, चलिए, तो दिस इज अबाउट द डाइवर्जेंट विच डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। अब माइनस इन्फिनिटी लेंगे तो लेस देन कर लीजिए, माइनस एम डाल दीजिए, लेस देन कर लीजिए। ओके, तो वो वहां से डेफिनेशन अपने आप चेंज होकर आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन था हमारा कि ये जो हमारी सीक्वेंस है ऑसिलेट्स है या फिर डाइवर्जेस है या फिर लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है, तो कौन सा है, -1 है या फिर 1 है। चलिए, इसका आंसर जल्दी से मुझे बता दीजिए। यहां पे करना क्या है, यहां पे क्या करना है, हमें an सीक्वेंस दी गई है, यस an सीक्वेंस दी गई है, n² an इज व्हाट, n² cos ऑफ 2/n² प्लस π/2। अगर जल्दी हो रहा है तो बता दीजिए, हम आराम से देख लेंगे इसको। ओके, n² cos ऑफ 2/n² प्लस π/2। अब जैसे कि मल्टीप्लीकेशन आता है तो आपके पास एक बात क्लियर होनी चाहिए, जब भी किसी सीक्वेंस का मल्टीप्लीकेशन आता है तो टर्म वाइज देख लीजिए, हर एक टर्म कहां पे जा रही है। n² है, n² कहां पे जाएगी, इन्फिनिटी को, ये इन्फिनिटी को जाएगी। cos ऑफ 2/n² प्लस π/2। ओके, अगर an कॉन्वर्जेस टू a है, an कॉन्वर्जेस टू a है, देन cos ऑफ an कॉन्वर्जेस टू cos ऑफ a। ओके, ये रिजल्ट है, राइट, अलजेब्रा ऑफ कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर an कॉन्वर्जेस टू a हो रहा है तो cos ऑफ an कॉन्वर्जेस टू cos ऑफ a होता है। यहां पे 2/n² प्लस π/2, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी 2/n² गोज टू 0, so 2/n² प्लस π/2 goes to 0 प्लस π/2, that is π/2। तो ये जो बीच वाले अंदर वाली जो टर्म है, ओके, वो π/2 को जा रही है, so cos of that sequence will goes to cos of π/2 and cos of π/2 क्या होता है, 0। तो ये सीक्वेंस कहां पे जा रही है, 0 को। मतलब एक टर्म जा रही है इंफिनिटी, बीच में है मल्टीप्लीकेशन, दूसरी जा रही है 0। क्या बन गया, ये क्या हो रहा है, ये जल्दी से बताइए, इंफिनिटी इंटू 0 क्या है ये। ओके, ऑप्शन 3, ए ठाकुर बोल रहे हैं कि ऑप्शन 3 है। ये क्या बन रहा है, इंफिनिटी इंटू 0, ये हो रहा है यल हॉस्पिटल्स, राइट, इस सॉरी इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो रहा है ये, जिसमें हमें यूज करना होता है यल हॉस्पिटल्स रूल, या फिर कोई और रिजल्ट है जो इससे यूज कर सकते। देखिए बहुत सारे रिजल्ट बनते हैं, एक तो है, एक रिजल्ट है, आप सिंपली क्या कर लीजिए, यहां पे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या फिर 0/0 फॉर्म डिफाइन करके उसका यल हॉस्पिटल्स रूल यूज कीजिए, या फिर इसकी सीरीज एक्सपेंशन ले लीजिए, n² टर्म मल्टीपल जहां पे भी जाएंगे वो टर्म्स ले लीजिए,
या फिर क्या कर लीजिए, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए कॉस ऑफ ए प्लस बी के फॉर्म में, उससे लिमिट निकल रहा है या नहीं वो चेक कर लीजिए। तो मैं अब कौन सा यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला। अब मैं वो यही क्यों यूज करूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि जब मैं इसको कॉस ऑफ ए प्लस बी के फॉर्म में लिखूंगा तो दैट विल बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, कॉस ए कॉस बी मतलब कॉस ऑफ 2/n² इंटू कॉस ऑफ π/2, कॉस ऑफ π/2, वहां पे मुझे क्या मिल रहा है, कॉस ऑफ π/2 जो कि डायरेक्टली 0 हो रहा है। तो फर्स्ट जो टर्म है टोटल 0 बन जा रही है, और सेकंड जो बन रही है वो ये साइन की टर्म बन रही है जो कि जिसका लिमिट निकालना आसान हो जाता है, तो इसलिए मैं उसको यूज करूंगा। सो वो क्या बन जाएगा फिर, विच इज सेम एज n² इन ब्रैकेट कॉस ऑफ 2/n² इंटू कॉस ऑफ π/2, ओके, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए 2/n² इंटू, ये फॉर्मूला कोई है स्टूडेंट जिसको पता नहीं है, कोई स्टूडेंट हो तो बता दीजिए कि जिसको ये फॉर्मूला पता नहीं है, cos ऑफ 2 cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। सो विच इज सेम एज n² वैसे ले लीजिए इन ब्रैकेट फॉर एनी नेचुरल नंबर n cos ऑफ 2/n² विल बी सम फिक्स नंबर फॉर एनी नेचुरल नंबर। यस यू कैन, वही तो कर रहे हैं ठाकुर जी, वही हम करने वाले, बट मैंने जस्ट थोड़ा सा और डिटेल में बताया है बिकॉज पता चले कि कॉस ऑफ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला पता नहीं होगा, कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। फॉर्मूला एक्चुअली यही है जो कि इसी से बना है, ये जो रिजल्ट हमने यूज किया ये क्या करता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए π/2 जो कि 0 बन जाता है माइनस साइन ए मतलब साइन π/2 दैट इज 1 एंड साइन थीटा साइन बी, राइट। सो साइन थीटा बचता है इंटू 1 इंटू -1, सो इट विल बी माइनस साइन थीटा। तो फॉर्मूला तो वही है, बट हम थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं ताकि बाकी स्टूडेंट जिनको वो फॉर्मूला पता नहीं उनको ये तो पता ही होगा। ओके, तो ये क्या है, फॉर ईच नेचुरल नंबर n दिस विल बी सम फाइनाइट नंबर बट दिस इज ऑलवेज 0। सो फाइनाइट नंबर इंटू 0 इज ऑलवेज 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, सो फर्स्ट टर्म क्या बन गई मेरी 0, सेकंड टर्म क्या बन गई, साइन π/2 इज 1, sin π/2 is 1 and what is this, sin of 2/n², so sin of 2/n², क्लियर है। सो सिंप्लीफाई करके हमें और थोड़ा सा इजी इक्वेशन मिल गया। सो an क्या बन गया फिर, an इज माइनस n² साइन ऑफ, an इज माइनस n² साइन ऑफ माइनस, ओके, oh not -2 that is (2/n²). ओके, ये हमारा इक्वेशन मिल गया। अब इसका लिमिट निकाल लीजिए, इसका लिमिट क्या है, एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, देखिए ये अब 0 को जा रहा है, ये 1 को, सॉरी ये इन्फिनिटी को जा रहा है, ये अब यहाँ पे येल हॉस्पिटल रूल तो यूज होगा ही होगा, बट यहाँ पे और एक बात है, आपके पास येल हॉस्पिटल रूल यूज कर लीजिए, या फिर n² को नीचे लेके जाइए, या फिर sin x का एक्सपेंशन यूज कर लीजिए। जितने ऑप्शंस आप चाहते हो उतने ऑप्शंस आपके पास खुले, और जो आप यूज करना चाहते हो वो यूज कर लीजिए। ओके, यस, भौतिक जी बोल रहे हैं कि -2 लिमिट है, चेक कर लेंगे हम। यहाँ पे क्या, देखिए ये स्टूडेंट को ये भी एक डाउट रहेगा कि जैसे कि हमें पता है, हमें पता क्या है कि साइन, ओके, x इंटू साइन ऑफ 1/x, इसका लिमिट क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 दैट विल बी गोज टू 0। ओके, तो मैं अगर x को 1/n² डाल दूं और ओके, तो ये भी क्या बन जाएगा, सॉरी दैट इज नॉट 0 दैट इज 1। ओके, इसका लिमिट 1 आ जाता है। सो सिमिलरली अगर आप बात करें इसकी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी -n² साइन ऑफ 2/n², ओके, -n² साइन ऑफ 2/n², एज x टेंड्स टू 0 ये इस फॉर्म में है, ओके, x टेंड्स टू 0 ये इस फॉर्म में, बट यहाँ पे n टेंड्स टू इंफिनिटी को जा रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको ले लीजिए एक्सपेंशन के फॉर्म में, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन x का एक्सपेंशन कर लीजिए, वो क्या बन जाएगा, साइन x का एक्सपेंशन क्या है जल्दी से बताइए, साइन x
क्या है वो, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस, ये एक्सपांशन बड़े काम की चीज होती है जब आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर लॉगरिथमिक या फिर अलजेब्राइक को छोड़ के बाकी जिस भी टाइप्स की सीक्वेंस है या फिर आप फंक्शंस बोलिए जिसकी टेलर सीरीज या फिर मैक्लॉरिन सीरीज आपको पता है, ओके, उस टाइप्स के e टू द पावर x का बोलिए या फिर log x का बोलिए, sin x, cos x, tan x, sec, cosec, उसके बाद आ जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, इन सारे टाइप्स का जब आपको लिमिट निकालना होता है जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो एक्सपेंशन करने से बड़ी आसानी हो जाती है। ओके, तो इन बेसिक जो फंक्शन है उनका एक्सपेंशन क्लियर कर लीजिए। यहां पे इसका एक्सपेंशन क्या है 7 फैक्टोरियल, और इसको ध्यान में कैसे रखना है, जब साइन होगा तो वो ऑड फंक्शन है इसलिए सारे ऑड डिग्री के टर्म्स आपको याद रखने, सारे ऑड डिग्री के टर्म्स रहेंगे। और जब इवन फंक्शन आता है cos x तो उसमें आपको क्या करना है, इवन टर्म्स, ओके, इवन डिग्री के टर्म, दैट मींस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो इससे आप इसका एक्सपेंशन बना सकते हो और इन दोनों की हेल्प से आप किसका एक्सपेंशन बना सकते हो, e टू द पावर x का। तो इट इज व्हाट, अब यहाँ पे x मेरा ये है, सो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 2 अपॉन n स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी माइनस इसका क्यूब 2 अपॉन n स्क्वायर इट्स क्यूब इंटू 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, एंड आगे के टर्म में नहीं लिखूंगा अभी, ओके, क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं है। सो फर्स्ट टर्म n स्क्वायर गेट कैंसल, पहली टर्म में बचता है 2, ओके, दूसरी टर्म में क्या बचेगा n विल बी प्लस 2 क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन n टू द पावर n टू द पावर 6, ओके, सो टू द पावर 6 माइनस सो ऑन। तो ये हमारा सीरीज बनती है, ये हमारी क्या बन रही है सीरीज, और इसका क्या कर लीजिए लिमिट निकाल लीजिए। इसका लिमिट क्या आ जाएगा, सिंपल है, फर्स्ट टाइम इसका लिमिट आ जाएगा बिकॉज बाकी सारे टर्म्स से डिनोमिनेटर में n है। सो अगर मेरा n इंफिनिटी को जाता है तो सारे जो डिनोमिनेटर्स में n रहेंगे वो सारे जीरो को जाएंगे, तो इसलिए जो फर्स्ट टर्म है दैट विल बी योर लिमिट, ओके। सो द फाइनल आंसर क्या बन जाएगा वो, एंड ये मेरा an है, ओके, ये मेरा लिमिट ऑफ an है, दिस इज माई लिमिट ऑफ an, ओके। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किसी को भी इस एग्जांपल में कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई भी जल्दी से, किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी बेसिक सा प्रॉब्लम हो तो भी बता सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यस, लिमिट एग्जिस्ट एंड विच इज -2, ओके। बहुत एक चीज देखिए, ये क्वेश्चन जो सॉल्व होते हैं हम ट्राई करते हैं जितने पॉसिबल हो उतने क्वेश्चंस हम लेने का ट्राई करते हैं। अगर क्वेश्चंस का कुछ डाउट्स रहता है, बिकॉज स्टूडेंट्स को जो छोटे मोटे डाउट्स होते हैं उसको भी हमें सॉल्व करना है, सिर्फ यहाँ पे आके क्वेश्चंस ही सॉल्व नहीं करने हैं, स्टूडेंट्स के जो डाउट्स होंगे उनको भी सॉल्व करते रहना है, क्लियर करते रहना है। तो जितना ट्राई होता है उतने क्वेश्चंस तो हम लेते हैं, बट ट्राई करते हैं कि डेली एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस हम कंटिन्यूसली ले सके। चलिए, वेरी गुड हे ठाकुर जी, भौतिक जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यस, एक फंक्शन दिया आपके पास जो कि लिमिट के फॉर्म में, ओके, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n टू द पावर x माइनस n टू द पावर माइनस x अपॉन n टू द पावर x प्लस n टू द पावर माइनस x। ओके, सो इसका लिमिट क्या आ जाएगा हमें चेक करना है, इज, और यू कैन से दिस यफ, ओके, ये सारे जो ऑप्शन है वो यफ है, ये सारे जो ऑप्शन है, यफ इज कंटिन्यूअस एट 1 to infinity, यफ इज डिफरेंशिएबल, यफ इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -1, यफ इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ये आपको चेक कर लेना है। सर एडजस्टमेंट करके लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन x बाय x, यस वो भी कर सकते हैं, बट देखिए ये जो है, यस राइट,
वंदना जी ने सही कहा था कि x इंटू साइन 1/x जो होता है उसका लिमिट, आई थिंक मैंने -1 लिख दिया, आई थिंक मैंने 1 लिख दिया था, बट वो 1 0 है। ओके, इसका लिमिट 0 है, इसका लिमिट 1 है, ये तो बात क्लियर हो गई। इसका लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका लिमिट 1 है। दीपक जी, यस, इसका लिमिट 1 है, बट यहां पे क्या था ना, वहां पे हमारे पास था साइन ऑफ 2/n² था और डिनोमिनेटर में सिर्फ n² था, 1/n² था। ओके, तो इसको 2/n² में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, आप वो भी यूज कर सकते हो, ऑफकोर्स आप वो भी यूज कर सकते हो। यहां पे न्यूमरेटर में देखिए, यहां पे क्या है ना, यहां पे x है तो डिनोमिनेटर में भी x है, राइट। यहां पे 2/n² है तो यहां पे भी आपको 2/n² ही चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये यूज कर लीजिए। आप देखिए ऑप्शंस तो खुले रहेंगे ही, यहां पे आप क्या कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लीजिए। ओके, तो इसका लिमिट आ गया 1, यहां पे 2 और यहां पे -n² जो था वहां का माइनस साइन यहां पे, सो इट विल बी -2। आ गया आपका आंसर, आप वो भी यूज करके आपका आंसर निकाल सकते हो। ओके, अजित कुमार जी, आपको किस बैच के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो भी एक बार बता दीजिए। हम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक्स भी कंटिन्यूसली मिल रही है, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वहां पे कमेंट बॉक्स में नंबर भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं, 9172266888। ओके, तो इस नंबर पे कॉल करके आप बैच के बारे में पूछ सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप यहाँ पे भी पर्टिकुलर बैच के बारे में पूछ सकते हो। आपको नेट की बैच के बारे में बोल रहे हैं या फिर IIT जाम के बैच के बारे में। चलिए, सो हो गया क्लियर। अजित कुमार जी, दीपक जी, आप ये यूज करके कर सकते हो। एंड यस वंदना जी, x इंटू साइन 1/x का लिमिट क्या है, 0 है। चलिए, सो बात करते हैं इस एग्जांपल को अभी। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n टू द पावर x माइनस n टू द पावर -x अपॉन n टू द पावर x प्लस n टू द पावर -x। तो इस टाइप के एग्जांपल कैसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स हमेशा, इस टाइप्स के एग्जांपल्स अगर बात करें तो कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलता हूं n टू द पावर 2 माइनस n टू द पावर -2 अपॉन n टू द पावर 2 प्लस n टू द पावर -2। ओके, इस टाइप्स के एग्जांपल्स आप मुझे जल्दी से बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग रश्मि राजन, इस टाइप्स के एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करते हैं। यस भौतिक जी, देखिए आप एक कंफ्यूजन कर रहे हैं, साइन x अपॉन एक्स, साइन x अपॉन एक्स इसका लिमिट 1 होता है, लिमिट n टेंड्स टू, एक बार इसको क्लियर कर लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, साइन x अपॉन एक्स का लिमिट 1 होता है। वो क्यों होता है, दिस इज 0/0 फॉर्म। ओके, बार बार वो क्वेश्चन आ रहा है तो एक बार मैं बता देता हूं। यस, ये दो फंक्शन है, x साइन ऑफ 1/x, ओके, और दूसरा है साइन x अपॉन x। तो फर्स्ट x साइन 1/x, इसका अगर आपको लिमिट फाइंड करना है, ओके, तो लेट टेक इट्स मॉड विच इज लेस इक्वल x। ओके, सो -x लेस इक्वल x टाइम्स साइन ऑफ 1/x विच इज लेस इक्वल x। इसका लिमिट 0 आएगा एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, सॉरी एज x टेंड्स टू 0। इसका लिमिट भी 0 आएगा एज x टेंड्स टू 0। तो बीच वाला जो लिमिट है बाय एल-हॉपिटल, सॉरी बाय सैंडविच प्रिंसिपल, बीच वाला लिमिट जो है वो भी 0 आता है। तो इसका अगर आप लिमिट निकालने जाओगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो वो क्या जाएगा, 0 आ जाता है। अब दूसरा फंक्शन साइन x अपॉन x, इसका अगर आप लिमिट फाइंड करने जा रहे हो तो इस लिमिट में आपको 0/0 फॉर्म मिल रहा है, तो दिस इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, एल-हॉपिटल्स रूल यूज कर लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव साइन x क्या है, cos x, उसका डेरिवेटिव cos x है, डिनोमिनेटर का 1 है, एज x टेंड्स टू 0 cos x गोस टू 1, सो इट विल बी 1। तो सेकंड वाला जो है उसका लिमिट 1 आएगा। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, स्टार्टिंग में आई थिंक हमने थोड़ा सा उल्टा लिख भी दिया होगा, अभी मुझे याद नहीं स्टार्टिंग में क्या लिखा है, बट अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू साइन 1/x कर रहे हैं तो उसका लिमिट 0 आएगा, एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x करने जाएगा तो उसका लिमिट 1 आएगा। क्लियर हुआ सबको, क्लियर हुआ सबको, यस। अब भौतिक जी, दीपक जी, आपके जो भी क्वेश्चन थे दोनों तरफ से
यस, वेरी गुड। चलिए, सो ये हो गया क्लियर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको जैसे मैंने कहा कि n स्क्वायर माइनस n टू द पावर -2 अपॉन n स्क्वायर प्लस n टू द पावर -2, इसका आपको लिमिट निकालना है। क्या करते हैं आप हमेशा, आप इसमें हमेशा क्या करते हैं, हाईएस्ट डिग्री बाहर निकालते, राइट। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जब भी पॉलिनोमियल का फॉर्म हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जब भी पॉलिनोमियल का फॉर्म हो, क्या करते हैं, हमेशा हाईएस्ट डिग्री बाहर निकालते हैं। यहां पे क्या है हाईएस्ट डिग्री, n स्क्वायर, तो यहां पे 1 माइनस n टू द पावर -4 रहेगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी n स्क्वायर 1 प्लस n टू द पावर -4, राइट। यहां पे क्या हो रहा है, n स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, फर्स्ट टर्म में 1 रहेगा, सेकंड टर्म में n टू द पावर -2 है। अगर मुझे n स्क्वायर को बाहर निकालना है, ओके, तो इससे n स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा। कॉमन लेना पड़ेगा मतलब वहां पे मल्टीपल में होना चाहिए। तो अगर मल्टीपल में लेता हूं तो मुझे इसमें डिनोमिनेटर में भी n टू द पावर 2 चाहिए। सो डिनोमिनेटर में n टू द पावर 2, ऊपर जाके क्या होगा, n टू द पावर -2, सो इट विल गेट n टू द पावर -2 दैट विल बी n टू द पावर -4। ओके, तो जब भी आपको इस टाइप का फंक्शन मिल रहा है, आपको क्या करना है, हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो बाहर निकालने जो कि पॉजिटिव हो। निगेटिव होगी तो काम बन जाता है, बिकॉज n टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर आप लेके जाओगे तो निगेटिव टर्म तो 0 को ही जाएगी, 1 अपॉन n के फॉर्म में जाएगी, वो जहां पे n की 1 अपॉन n टू द पावर p के फॉर्म में जाएगी, जहां पे p पॉजिटिव है। तो इसलिए जब भी आपको पॉलिनोमियल, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल का फॉर्म मिलेगा, n में जो पॉजिटिव है एंड जो हाईएस्ट है उसको बाहर निकाल लीजिए। अगर मैं बोलता हूं, थोड़ा सा अलग वाला टाइप का एग्जांपल लेता हूं यहां पे, कि मैंने ले लिया 3 3, तो अब मैं क्या करूंगा, माइनस प्लस नहीं है, 2 - 2 इस फॉर्म में नहीं है, बट यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हाईएस्ट डिग्री है उसको बाहर निकालेंगे। क्लियर है। तो ध्यान में रखना है, जब भी हाईएस्ट डिग्री होगी ना उसको बाहर निकाल लीजिए। यहां पे क्या है, इन जनरल आपको दिया है x, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो x है उसको वैरी करना पड़ेगा। अगर आपका x पॉजिटिव है तो क्या होगा, अगर आपका x निगेटिव है तो क्या करेगा, और अगर आपका x 0 है तो क्या होगा। ओके, फंक्शन इज कांस्टेंट सो सेटिस्फाई ऑल कंडीशंस। इज इट कांस्टेंट फंक्शन। देखिए कांस्टेंट फंक्शन अगर होता है, लेकिन कांस्टेंट फंक्शन कैसे होगा, ए ठाकुर जी, चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं फंक्शन क्या निकलता है। तो हमारा x का है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, राइट, ये बात क्लियर है। जो मेरा x होगा वो रियल नंबर होगा, जो मेरा x है वो रियल नंबर है। तो मैं फर्स्ट केस डालता हूं, माई x इज ग्रेटर देन 0। ओके, मैंने फर्स्ट कंडीशन क्या डाल दी, मेरा x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इस केस में क्या होगा, n टू द पावर f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यस, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n टू द पावर x माइनस n टू द पावर -x अपॉन n टू द पावर x प्लस n टू द पावर -x। ओके, अब n पॉजिटिव है, n पॉजिटिव है तो n टू द पावर -x किसको जाएगा, 0 को जाएगा, मतलब n टू द पावर -3, n टू द पावर -2, n टू द पावर -0.5, -x बोल रहा हूं मैं। ओके, तो यहां पे मेरा x है, यहां पे x है, ये सारे पॉजिटिव टर्म्स है, n टू द पावर -x हमेशा 0 को जाएगा। तो ये दो टर्म्स का हमारा काम तो बन गया, वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर x पॉजिटिव है तो n टू द पावर x इंफिनिटी को जाता है। इसलिए मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने पहले भी बोला है, मैं क्या करूंगा, हाईएस्ट डिग्री जो होगी उसको बाहर निकालूंगा। तो इन दोनों में से हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, देखिए n टू द पावर -x है, n टू द पावर x है। इस केस में ये वाली टर्म x वाली जो n टू द पावर x जो होगा वो हाईएस्ट डिग्री की, सो आई विल टेक इट कॉमन। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n टू द पावर x इन ब्रैकेट, न्यूमरेटर में फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा 1, सेकंड टर्म में क्या बचेगा n टू द पावर -x अपॉन n टू द पावर x। ओके, n टू द पावर x को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस n टू द पावर x बचेगा। ओके, एंड दैट इज सेम एज n टू द पावर -2x। ओके, ये आपका न्यूमरेटर बन गया, ये क्या बन गया आपका न्यूमरेटर। समझ में आ रहा है या नहीं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए, मुझे पता चलना चाहिए कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ रहे हैं या नहीं, बिकॉज इस टाइप्स के एग्जांपल्स हमेशा आते रहते हैं। आप बाकी भी अगर आप यूनिवर्सिटीज की अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस टाइप के एग्जांपल श्योरली आते ही है, बिकॉज लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी एक ऐसा टॉपिक है मैथमेटिक्स में जो हर जगह पे पूछा जाता है, इनफैक्ट सीक्वेंस का भी।
ओके, सो यहां पे भी मैं क्या करूंगा, n टू द पावर x कॉमन निकालूंगा, सो 1 प्लस n टू द पावर माइनस 2x, दोनों कैंसिल हो गए। सो f ऑफ x क्या बनेगा, f ऑफ x विल बी एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टू द पावर माइनस 2x 0 को जाएगा, n टू द पावर माइनस 2x ये भी 0 को जाएगा, सो इट विल बी 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 एंड दैट इज 1। क्लियर हो गया। सो जब भी मेरा x जब भी मेरा x ग्रेटर देन 0 बनता है, जब भी मेरा x ग्रेटर देन 0 बनता है, मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। बिकॉज सारे फंक्शन के लिए, मतलब अगर मेरा x ग्रेटर देन 0 है तो f ऑफ x क्या बन रहा है, हमेशा 1 रहेगा। ए ठाकुर जी, अभी तक हमने निगेटिव के बारे में देखा नहीं है, तो अगर डोमेन अगर मैं रिस्ट्रिक्शन डाल देता हूं r प्लस में, तो मेरा फंक्शन उस केस में कांस्टेंट है। बट यहां पे डोमेन को हमने r दिया है, हम कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल रहे, सो हमारी सेकंड केस भी बनेगी। सेकंड केस क्या है, अब निगेटिव ले लीजिए n को, सॉरी x को। सेकंड केस, इफ x इज लेस देन 0, माय x इज लेस देन 0, तो क्या बनेगा, चलिए इसको भी देख लेते। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या था वो, n टू द पावर x माइनस n टू द पावर माइनस x अपॉन n टू द पावर x प्लस n टू द पावर माइनस x, ओके, विच इज सेम एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब अगर मेरा x निगेटिव है, अगर मेरा x क्या है, निगेटिव है, तो कौन सी टर्म 0 को जाएगी और कौन सी टर्म इंफिनिटी को जाएगी। x निगेटिव है, मतलब मैं x को लेता हूं -2, x निगेटिव है तो मैंने ओके फाइन, हम डिटेल में देख लेंगे उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x को मैंने निगेटिव ले लिया तो -x क्या बन जाता है उस केस में, -x पॉजिटिव बन जाता है। ये बात क्लियर है। अगर मेरा x निगेटिव है तो -x पॉजिटिव बन जाएगा। तो n टू द पावर -x ये जो टर्म है, n टू द पावर -x ये जो टर्म है, उसमें पावर पॉजिटिव बन जाता है। -x पॉजिटिव मतलब n टू द पावर सम पॉजिटिव नंबर। सो इस केस में अगर मैं n इंफिनिटी को लेके जा रहा हूं तो n टू द पावर -x जो होगा ना, वो इंफिनिटी को जाएगा। क्लियर है, ये बात क्लियर है क्या। अगर मेरा x निगेटिव है तो -x पॉजिटिव बनेगा, और -x पॉजिटिव बन रहा है तो n टू द पावर -x में n के पावर में पॉजिटिव नंबर रहेगा, तो वो इंफिनिटी को चला जाएगा जब मेरा n इंफिनिटी को जाएगा। ओके, सो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इंफिनिटी को जा रहा है, फर्स्ट वाली टर्म ये वाली, अगर ये x निगेटिव है तो n टू द पावर -x मतलब n के पावर में निगेटिव नंबर जाएगा। सो अगर मैं n इंफिनिटी को लेके जा रहा हूं तो वो क्या बन जाता है, 0। ओके, तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, जो इंफिनिटी को जा रहा है, जो हाईएस्ट होगा उसको कॉमन निकालना है। तो यहां पे निकाल लीजिए n टू द पावर -x को कॉमन, सो इट विल बी n टू द पावर -x, यहां पे क्या बचेगा, n टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन n टू द पावर -x इन ब्रैकेट n टू द पावर 2x प्लस 1, कैंसिल हो गए दोनों। सो f ऑफ x इज इक्वल्स टू, अगर मेरा x निगेटिव है तो ये टर्म मेरी क्या होगी, 0 को जाएगी फर्स्ट टर्म, सो दैट विल बी 0 -1, डिनोमिनेटर में फिर से 0 प्लस 1, so it will be -1. So if my x is less than 0, in that case f of x is always -1. क्लियर हो गया। अगर मेरा x 0 है तो f of x हमेशा क्या होगी, -1 होगी। अब लास्ट केस बचती है जो कि है सिर्फ x इज इक्वल्स टू 0 पे। सो थर्ड केस, if x is equals to 0, this implies that f of 0 is equals to limit n tends to infinity, limit n tends to infinity n to the power 0 minus n to the power -0 upon n to the power 0 plus n to the power -0. This is what, 1 minus 1 upon 1 plus 1, that is 0 upon 2, that is 0. Okay, so function क्या बना उस केस में, 0 बनता है। So finally the function is f of x is equals to piecewise function. If my x is greater than 0, it will be 1. If x is less than 0, it will be -1 and 0 if x is equals to 0. फंक्शन क्लियर हुआ भौतिक जी, फंक्शन क्लियर हुआ क्या।
अगर x पॉजिटिव होगा तो 1 होगा, अगर x निगेटिव होगा तो -1 होगा, और अगर x 0 है तो 0 बन जाता है। तो डिपेंड करता है, जो हम बोलते हैं ना कि सीक्वेंस ऑफ फंक्शन हमें निकालना क्या है इस एग्जांपल में, इस एग्जांपल में हमें निकालना क्या है, उन्होंने पूछा क्या है, f ऑफ x पूछा है, बट f ऑफ x क्या है, इसका लिमिट है, और ये क्या है, दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, यू कैन टेक दिस इज योर fn x। DU के 2020 के एग्जाम के जो क्वेश्चन पेपर को हमने डिस्कस किया था, वहां पे भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन दिखा था, जहां पे हमने इनिशियली लिमिट पॉइंट फाइंड किया था, लिमिट फंक्शन फाइंड किया था, जिससे हम बोल सकते थे कि फंक्शन पॉइंट वाइज कॉन्वर्जेंट हो रहा है या नहीं। वैसे यहां पे हमें जो f ऑफ x है, वो f ऑफ x क्या है, लिमिट फंक्शन है इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का। ओके, तो बस वही निकालना है, लिमिट ऑफ फंक्शन निकालना है और चेक करना है कि वो जो लिमिट ऑफ फंक्शन है इनमें से कौन सी कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? चलिए, तो फंक्शन 1 to इंफिनिटी पे कंटिन्यूअस होगा, 1 to इंफिनिटी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, x इज इक्वल्स टू 1 पे डिफरेंशिएबल भी होगा, बिकॉज उस केस में फंक्शन कांस्टेंट आ रहा है उस इंटरवल में। ओके, 0 to इंफिनिटी में फंक्शन कांस्टेंट है, तो x इज इक्वल्स टू 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों कांस्टेंट आएंगे, जो कि 0 आएंगे। थर्ड, इट्स कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -1, यस ऑफ कोर्स इट इज कंटिन्यूअस एट -1 पे भी कंटिन्यूअस है। इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, क्या 0 पे कंटिन्यूअस है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, एंड f ऑफ 0 0 है, तो 0 पे वो कंटिन्यूअस नहीं है, 0 पे वो जो फंक्शन है वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, तो यहां पे क्लियर कर लीजिए 1 to इंफिनिटी x इज इक्वल्स टू 1 एंड -1 इन पॉइंट्स के ऊपर। सो एक और बात मैं यहाँ पे बता दूं, स्टूडेंट्स का ये भी कंफ्यूजन रहता है। सो फाइनली दिस 3 आर आंसर्स। ओके, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आर आंसर्स, ऑप्शन 4 इज यूर इनकरेक्ट। अगर मेरा फंक्शन ये है जो अभी हमने लिखा है, ओके, ये फंक्शन हमने अभी लिखा है, तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में मेरा जो ग्राफ होगा, इस ग्राफ की अगर बात करें तो ग्राफ कैसा दिखेगा यहां पे। ओके, सो इसका अगर ग्राफ की बात करें तो ये ग्राफ कैसे दिखेगा, इस वजह से जहां पे यहां पे मेरा 1 है, यहां पे मेरा -1 है। ओके, तो जब मेरा x ग्रेटर देन 1 होगा इट विल बी कांस्टेंट हियर, अगर मेरा x -1 होता है तो यहां पे ये हो रहा है, और 0 के लिए 0 वैल्यू अटेंड कर रहा है। ओके, ये बात क्लियर है। अब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए इस फंक्शन का, f ऑफ x का। ओके, तो f डैश ऑफ x अगर बात करें तो जब मेरा x ग्रेटर देन 0 होता है तो भी कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव यहां इस इंटरवल में 0 आएगा, इस इंटरवल में भी फंक्शन का डेरिवेटिव, सॉरी, इस इंटरवल में भी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब हर जगह पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। बट क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है? यस, इट इज सिग्नम फंक्शन, बट क्या यह फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्या, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ओके, ये चेक करना, बिकॉज फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंटिन्यूटी नेसेसरी है। तो अगर आपको लगता है कि यस इस पॉइंट पे, इन सारे पॉइंट पे, मतलब इन सारे पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बट x इज इक्वल्स टू 0 पे चेक कर लीजिए, x इज इक्वल्स टू 0 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 0 है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 0 है, बट स्टिल फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल बिकॉज माय फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द डिफरेंशिएबिलिटी। सो अगर आपको लग रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल आते हैं तो फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता है, तो नहीं, नेसेसरी नहीं है। ओके, और यू कैन चेक हियर, आप ऐसा ले लीजिए f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 इफ x बिलोंग्स टू q एंड -1 इफ x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट। हर पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने जाओगे तो हर पॉइंट पे वो 0 है, बट फंक्शन किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, f इज नॉट कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट इन R, सो इट इज ऑब्वियसली नॉट डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट। ओके, फाइन, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, चलिए इसके बारे में बता दीजिए, किसका एग्जांपल, अभी बाउंडेड सीक्वेंस है,
and limit superior is not equal to limit inferior. Okay, limit superior is not equals to limit inferior, so we have to consider the following three statements and we have to check which of them is correct. Okay, चलिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखिए ये बहुत बड़ा है, इससे आपका मैं तो बोलूंगा 90% एग्जांपल जो है ना वो इससे सॉल्व हो रहा है आपका बाउंडेड सीक्वेंस। बहुत सारी गारंटी देता है बाउंडेड सीक्वेंस की, इसकी गारंटी देता है, लिमिट पॉइंट की गारंटी देता है और वो बहुत सफिशिएंट है। आपका लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर की बात करें तो लिमिट पॉइंट्स अगर आपके पास है तो लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर निकालना बहुत आसान काम बन जाता है, राइट। तो यहां पे क्या है, देखिए बाउंडेड सीक्वेंस है तो पहली बात क्लियर हो गई, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है बाय बोल्जनो-वायस्टर्स थ्योरम it has a convergent subsequence or you can say it has a limit point. Every bounded sequence has a limit point and sequence को अगर लिमिट पॉइंट होता है तो वहां पे there is a if and only condition. Okay, sequence has a limit point if and only if there is some subsequence in that sequence which converges to that limit point. इफ एंड ओनली इफ है, अगर लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट होगा तो सबसीक्वेंस एग्जिस्ट होगी जो कि उस लिमिट पॉइंट को कॉन्वर्ज हो रही है, और अगर सब सीक्वेंस है जो कि कॉन्वर्जेंट है तो लिमिट पॉइंट भी एग्जिस्ट होगा। तो ये दो कंडीशन क्लियर कर लीजिए। ओके, यस अखिलेश, अगर बाउंडेड है तो लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट होगा, लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट होगा तो सबसीक्वेंस एग्जिस्ट होगी जो कि उसको कॉन्वर्जेंट है। तो थर्ड ऑप्शन, देयर इज अ कॉन्वर्जेंट सबसीक्वेंस ऑफ एन। डन, थर्ड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। दूसरी कंडीशन क्या है, ये तो सबको पता ही होगा, लिम इंफीरियर ऑफ एन इज ऑलवेज लेस इक्वल लिम सुपीरियर ऑफ एन। लिम इंफीरियर ऑफ एन इज ऑलवेज लेस इक्वल लिम सुपीरियर ऑफ एन। अब इक्वल नहीं है, इक्वलिटी होल्ड नहीं हो रही है, तो यहां पे मैं जो इनइक्वलिटी है इसकी जो इक्वलिटी उसको निकाल देता हूं, तो लिमिट इंफीरियर ऑफ एन इज स्ट्रिक्टली लेस देन, इट इज आइदर इक्वल और स्ट्रिक्टली लेस देन, बट इक्वलिटी यहां पे नहीं है, तो इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन लिमिट सुपीरियर। डन, लिमिट इंफीरियर इज स्ट्रिक्टली लेस देन लिमिट सुपीरियर। सो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड वन। ये भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट हो गया। अब थर्ड, फर्स्ट स्टेटमेंट, लिमिट ऑफ एन डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ एन डज नॉट एग्जिस्ट, तो क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट होगा जब ये नहीं होगा? ओके, इसमें कोई रिलेशन है क्या कि लिमिट सुपीरियर इज नॉट इक्वल्स टू लिमिट इंफीरियर एंड लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, इसमें कोई रिलेशन है क्या? अगर बता देता हूं मैं, अगर कोई सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है तो लिम सुपीरियर इज इक्वल्स टू लिम इंफीरियर होता है, हमेशा होता है, और अगर किसी सीक्वेंस का लिम सुपीरियर इज इक्वल्स टू लिम इंफीरियर है तो सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट होती है। सो इसमें छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है, इफ एंड ओनली इफ। ओके, यहां पे इक्वलिटी होल्ड होनी चाहिए, बस ये इक्वल होगा तो, सॉरी यहां पे नहीं दिया और वहां पे भी स्टेटमेंट में बोला है, तो अगर ये इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा, और अगर ये इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट होगा जो कि यूनिक है। ओके, टेक सीक्वेंस -1 1 -1 1। प्रभ जी आप ऑप्शन 1 की बात कर रहे हैं? अगर आप ऑप्शन 1 की बात करें तो आप एक छोटा सा, देखिए आपका आंसर करेक्ट है बट एक लॉजिक आपका थोड़ा सा मिस कर रहे हैं आप, कि आपको पर्टिकुलर यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जब भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये बात को पता होना चाहिए कि वो मांगते क्या है, वो जो पूछ रहे हैं ना वो क्या पूछ रहे हैं। बिकॉज कभी कभी देखिए आप यहाँ पे अगर सीक्वेंस डाल दोगे -1 1 -1 1, ओके, -1 1 -1 1, ये सीक्वेंस अगर आप डाल रहे हो ना तो उस केस में आपको एक स्टेटमेंट मिल रहा है, उस केस में आपको एक सीक्वेंस मिल रही है जो कि इसको इंप्लाई करेगी इसको। ओके, आप इसके प्रूफ के बारे में नहीं देख रहे हो, अभी आप जस्ट एक काउंटर एग्जांपल लेने का ट्राई करो या फिर सीक्वेंस दे रहे हो जिससे ये होल्ड हो रहा है। बट हमें पूछा है कि अगर ये हो रहा है, अगर ये हो रहा है तो क्या यह हमेशा होगा क्या? उन्होंने ऐसा नहीं पूछा है कि देयर एग्जिस्ट सम सीक्वेंस an फॉर विच दिस होल्ड
देयर एग्जिस्ट सम सीक्वेंस फॉर विच दिस कंडीशन होल्ड, ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही है एंड ये होगी, उसके लिए ये भी होगी। उन्होंने ऐसे पर्टिकुलर नहीं पूछा, उन्होंने इन जनरल पूछा कि मुझे दुनिया की कोई भी सीक्वेंस उठा लाओ, दुनिया की कोई भी सीक्वेंस उठा लाओ जिसके लिए ये अगर होगा तो नेसेसरी है उसको ये भी होना, तब जाके ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। ओके, तो ये रियल एनालिसिस का ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि उनका क्या वो काउंटर एग्जांपल पूछ रहे हैं, मे नॉट बी। स्टेटमेंट्स किस फॉर्म से पूछते हैं, मे नॉट बी, नीड नॉट बी, मे बी, ऑलवेज। ओके, ये स्टेटमेंट्स को या फिर देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, ये स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लीजिए। अगर वो पूछ रहे देयर एग्जिस्ट तो आपके लिए एटलीस्ट एक भी सीक्वेंस मिली तो भी चल जाएगी। अगर वो पूछ रहे देयर एग्जिस्ट, चाहे आप इस वर्ड्स को लिख लीजिए, बिकॉज जो स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि उनको क्वेश्चन जो होते हैं वो आते हैं, उनके वो क्वेश्चन है उनका मीनिंग भी समझ में आता है, वो सॉल्व भी होने लायक होते हैं, उनको पता होता है कि वो सॉल्व कर सकते हैं, बट जो मिस्टेक करते हैं वो स्टेटमेंट को समझने में करते हैं। वहां पे स्टेटमेंट्स रहते हैं कि मे बी, मे नॉट बी, देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल, ओके, और नीड नॉट बी, ऑलवेज एग्जिस्ट, ओके, और फॉर एनी। तो ये जो वर्ड्स है ना, इस वर्ड पे बहुत मैटर करता है वो एग्जाम्पल। तो यहां पे अगर वो बोल रहे कि देयर एग्जिस्ट, तो आपने ये जो एग्जांपल दिया है ना, वो एग्जांपल काम कर जाएगा, फिर चाहे भले ही मुझे ये रिजल्ट पता हो ना हो। क्लियर है? तो इस वर्ड्स को अच्छे से समझ के रखिए। ऑसिलेटिंग सीक्वेंस डजंट कॉन्वर्जेंट, डजंट डाइवर्जेंट। यस, बिल्कुल, ऑसिलेटिंग सीक्वेंस जो है वो कॉन्वर्जेंट भी नहीं होती, वो डाइवर्जेंट भी नहीं होती, वो ऑसिलेटिंग होती है। चलिए, सो तीनों स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पे क्या आ रहे हैं, करेक्ट आ रहे हैं। So the statement all of 1, 2, 3 are correct. Okay, this will be your final answer. चलिए नेक्स्ट वन, ये तो बहुत इजी है, जो स्टूडेंट्स बीएससी में या फिर सेकंड ईयर जिन्होंने फर्स्ट टाइम सीरीज सीखी होगी या फिर पढ़ी होगी उनको भी एग्जांपल सॉल्व हो जाएगा। चलिए मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या है। समेशन ऑफ, देखिए यहाँ पे n स्टार्ट फॉर्म 1 टू इन्फिनिटी कर लीजिए, 2 टू इन्फिनिटी, 5 टू इन्फिनिटी, 100 टू इन्फिनिटी, 10 लाख टू इन्फिनिटी, कुछ भी कर लीजिए, बट 0 टू इन्फिनिटी ना करिए। ओके, तो 1 टू इन्फिनिटी ले लिया आपने, -1 टू द पावर n अपॉन n टू द पावर p। ओके, तो ये जो सीरीज है, ये सीरीज किस p के लिए कॉन्वर्जेंट होगी, दिस इज अ p सीरीज। ओके, p सीरीज दो फॉर्म की होती है, एक तो होती है समेशन ऑफ 1 अपॉन n टू द पावर p और दूसरी होती है समेशन ऑफ -1 टू द पावर n अपॉन n टू द पावर p। ओके, तो इनके लिए क्या होता है, दिस इज कॉन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ p इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, दिस इज कॉन्वर्जेंट इफ एंड ओनली p इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। ये रिजल्ट है। यहां पे क्या है, ओके, स्टूडेंट्स ने आंसर 4 to 1, ओके, डिफरेंट आंसर आए। ओके, ये कब कॉन्वर्जेंट होती है, जब p ग्रेटर देन 0 हो। ओके, यू कैन यूज अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज की जो टेस्ट है, लिबनिज रूल जो है, लिबनिज टेस्ट, उस टेस्ट को आप यहाँ पे यूज करके चेक कर सकते हो कि ये जो होगी वो अगर p ग्रेटर देन 0 भी हो गया तो भी ये सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल -1 टू द पावर n अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n, इट्स समेशन, दिस इज कॉन्वर्जेंट, दिस सीरीज इज कॉन्वर्जेंट, विच इज नॉट एब्सोल्युटली बट कंडीशनली। कंडीशनली कॉन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली नहीं, बट उसके बारे में तो हमें कुछ पूछा नहीं है कि एब्सोल्युटली या फिर कंडीशनली, उन्होंने जस्ट पूछा है कि कॉन्वर्जेंट हो। कॉन्वर्जेंट मतलब वो कोई भी होगी, चाहे वो कंडीशनल हो या फिर एब्सोल्यूट हो। ठीक है, तो ये वाली सीरीज है हमारे पास। ओके, ये सीरीज में कब होगा, जब p ग्रेटर देन 1 होगा, सॉरी p ग्रेटर देन 0 होगा, एंड दिस इज इफ एंड ओनली। तो इफ एंड ओनली का मीनिंग क्या है कि अगर p लेस इक्वल होगा 0 तो कॉन्वर्जेंट नहीं होगी। इफ एंड ओनली का मीनिंग ये होगा, अगर लेस देन और इक्वल्स टू 0 अगर p हो गया तो ये सीरीज कॉन्वर्जेंट नहीं होगी। चलिए, सो कॉन्वर्जेंस फॉर ऑल p, डिस्कार्ड। उसके बाद कॉन्वर्जेंस इफ p इज ग्रेटर देन 0 एंड डाइवर्जेंस फॉर p इज लेस इक्वल 0। तो ये बन गया यहाँ पे आंसर आपका। ओके, ये आपका यहाँ पे क्या बन गया, आंसर बन गया। नीचे वाले देखने की भी जरूरत तो नहीं, बट चलिए डिस्कस कर ले तो देख लेते हैं। डज नॉट कॉन्वर्जेंस फॉर एनी वैल्यूज ऑफ p, p ग्रेटर देन 0 ले लो, हो जाएगा कॉन्वर्जेंट। एंड एंड में कॉन्वर्जेंस फॉर p ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेंस फॉर p लेस इक्वल 1। ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, हाफ पार्ट ट्रू है इसका, बट ये कहाँ ट्रू है, p अगर मैं 1 लेता हूं तो ये सीरीज तो कॉन्वर्जेंट हो गई, राइट ना। यस,
प्रीतिलता, दीपक जी, सत्येंद्र जी, 4 ऑप्शन, फोर्थ दिया है आपने, आप इसको मिस कर रहे हो थोड़ा सा। अब जो ऊपर में लिखा है न्यूमरेटर में उसको मिस कर रहे हैं, -1 टू द पावर n को। वहां पे 1 अगर होता तो लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। वहां पे -1 टू द पावर n है, जहां पे आपको लिबनिज रूल यूज करके आप शो कर सकते हो इफ 0 लेस देन p लेस इक्वल 1 भी होता है तब भी सीरीज कॉन्वर्जेंट होगी, तब भी ये सीरीज क्या होगी, कॉन्वर्जेंट होगी। ये आप मिस कर रहे हो इस वजह से। ओके, इसको एक बार चेक कर लेना। अगर आप चाहते तो आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे भी, या फिर आप नेट पे भी जाके सर्च कर लीजिए कि पी सीरीज क्या होती है, उसके बाद अल्टरनेटिंग सीरीज किस फॉर्म में होती है, उसका लिबनिज रूल क्या है, वहां पे आपको सब ये समझ में आ जाएगा। इट्स वेरी गुड सत्येंद्र जी, वेरी गुड। चलिए, सो आंसर कौन सा आ गया था आपका, ऑप्शन 2 आ गया था। क्लियर हुआ सबको, ऑप्शन 2 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द प्रूफ ऑफ, ओके ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन, दिखने में तो बहुत हेलो, यस आवाज आ रही है अभी? हेलो, यस अभी आवाज आ रही है सबको? ओके, चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। प्रूफ जो है इसका, कि कोई स्टूडेंट है जिसको इसका प्रूफ पता है कि, या फिर इसका इंपॉर्टेंस पता है कि किसके हेल्प से आप इसको प्रूफ करते हो कि इसका जो लिमिट है 1/n, इसका लिमिट 0 है। ओके, आप ये मत बोलिए कि विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ लिमिट। ओके, वो डेफिनेशन क्या है, 1/n - 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल m। हमें ऐसा m फाइंड करना है, तो क्या करेंगे आप, क्या कर लोगे आप यहाँ पे, सिंपल सा काम करते हैं, सभी स्टूडेंट्स करते हैं वो, 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन, सो n इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। सो m को क्या लेना आपको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1/एप्सिलॉन प्लस 1। तो इस m के लिए यह कंडीशन ट्रू होगी, मतलब इस m के बाद जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उनके लिए 1/n हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो ये कॉन्वर्जेंट होगी विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। बट डेफिनेशन से पहले भी ये कंसेप्ट आ जाती है। ओके, ऑप्शन 1 बोला है ओनली द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर। ओके, वेरी गुड संदीप जी, सुकमाल जी, वेरी गुड। ओनली द आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ, यस यस दिस इज द करेक्ट आंसर। बोथ कंप्लीटनेस एंड आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर, वो ट्रू नहीं है। ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ आर, वो भी ट्रू नहीं है। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या करती है, वो एग्जिस्टेंस की गारंटी देती है सुप्रीमम एंड इन्फीमम की। ओके,
तो वो तो यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे, हम यूज करते हैं आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या होती है? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो वो प्रॉपर्टी की कुछ रिजल्ट्स है, मैं आपको बता देता हूं उसको कि वो कहता क्या है। ओके, तो वो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी एक्चुअली बात करते हैं टेंडेंसी की। जब भी आप सेट थ्योरी पढ़ते हो, सेट थ्योरी के बाद आप जो भी पॉइंट सेट टोपोलॉजी का कंडीशंस जो होती है, एक किसी भी पॉइंट पे कैसे टोपोलॉजी की डेफिनेशंस बनी जाती है, कि जैसे कि इंटरसेक्शन की बात करती है कि एक पॉइंट है एंड एक सेट है। ओके, तो ये पॉइंट है, उस पॉइंट का एक बार नेबरहुड निकाल लेते हैं, और नेबरहुड इसके साथ किस वे से इंटरसेक्ट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है उस पॉइंट के बारे में। अगर इंटरसेक्शन में अगर आपको ऐसा नेबरहुड मिल रहा है जिस केस में ये पॉइंट इसके इंटरसेक्शन में, अगर इसका नेबरहुड अगर इसके इंटरसेक्शन में आता है और वो इंटरसेक्शन सिर्फ ये पॉइंट है, तो वो आइसोलेटेड पॉइंट बन जाता है। फॉर एवरी एप्सिलॉन अगर इसका इंटरसेक्शन इसके साथ आने के बाद इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स मिल रहे हैं इसको छोड़ के, तो वो लिमिट पॉइंट बन जाता है। ओके, अगर इसको लेके भी इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स बन गए या फिर एटलीस्ट वन पॉइंट बन गया, नॉन एम्प्टी सेट भी बन गया, तो वो अदर एंड पॉइंट बन जाते हैं। इसके नेबरहुड में अगर इसके साथ इंटरसेक्टिंग कर ले तो वो क्या बन जाता है? अदर एंड पॉइंट बन जाता है। इंटीरियर पॉइंट कब बनता है? ये पूरा इंटरवल इसके अंदर जाता है तो वो इंटीरियर पॉइंट बन जाता है। फ्रंटियर पॉइंट इसके इंटरवल के अंदर भी जाना चाहिए, बाहर भी जाना चाहिए। ओके, और बाउंड्री पॉइंट जो कि फ्रंटियर है बट इसके एलिमेंट से। तो ये डेफिनेशंस कैसे बनती है? डेफिनेशंस ऐसी बनती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई पॉइंट ले लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट सेट टोपोलॉजी में एक सेट ले लीजिए और डिफाइन कर लीजिए अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस सेट का अदर एंड पॉइंट होगा या फिर आइसोलेटेड पॉइंट होगा या फिर लिमिट पॉइंट होगा या फिर इंटीरियर पॉइंट होगा, एक्सटीरियर पॉइंट होगा, फ्रंटियर पॉइंट होगा, बाउंड्री पॉइंट होगा, एक्युमुलेशन पॉइंट होता है, कंडेंसेशन पॉइंट होगा। ये सारी कंडीशंस बन रही है। ओके, और इससे स्टार्टिंग में हम जो नेबरहुड डिफाइन करना पड़ता है, इससे स्टार्टिंग में क्या डिफाइन करना पड़ता है? नेबरहुड डिफाइन करना पड़ता है। और नेबरहुड जब भी हम डिफाइन करते हैं उससे पहले क्या होता है ना, ओके, सो हियर इज 5। तो वो बोलता कैसे है कि कोई भी आपको अगर नंबर दिया है, ए ले लीजिए या फिर 0 ले लीजिए, ओके, कोई भी इन जनरल आपको कोई भी एक पॉइंट दिया है, कोई भी रियल लाइन पे एक पॉइंट पे दिया है, तो आपको करना क्या है? आप उस पॉइंट की तरफ कितने पास जा सकते हो या आप डिफाइन कर सकते हो। मतलब आपको यहां से किधर जाना है या आप बोल सकते हो, आप इसके बारे में बिल्कुल नहीं बोलो कि ये रीच हो रहा है या नहीं, इसके बारे में बिल्कुल नहीं बोलेगा कि अगर मुझे कोई एक सीक्वेंस है ए एन को, उसको यहाँ पे रीच, मतलब ए एन इज इक्वल टू ए फॉर सम एन, इसके बारे में मैं कभी नहीं बोलूंगा वो रीच हो रहा है ना, इसके बारे में कभी नहीं बोलूंगा, बट मैं ये जरूर बोलूंगा कि ए एन एंड ए का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो वो डिस्टेंस जितना आप चाहे उतना मिनिमाइज कर सकते हो। आप बोलते क्या हो, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ओके, मेरे 10 फीट डिस्टेंस पे या फिर 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कोई एक इंसान खड़ा है और 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक दूसरा कोई पर्सन खड़ा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस का जो बंदा वहां पे खड़ा है वो मेरे से दूर है एज कंपेयर टू 5 किलोमीटर का। उसी टाइम पे अगर 2 किलोमीटर पे कोई इंसान खड़ा हो जाता है तो मैं बोलूंगा नहीं, 2 वाला सबसे पास है। 1 किलोमीटर पे आ गया तो मैं बोलूंगा कि 1 किलोमीटर वाला सबसे पास है। 100 मीटर के पास आ गया तो बोलूंगा 100 मीटर वाला सबसे पास है। तो आपको करना क्या है, ऐसा इंसान लेना है जो कि मेरे पास आता रहता है और जितना आप चाहो उतना मेरे पास ला सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे ऊपर कोई खड़ा है, मैं ये बोलूंगा कि यस वो मेरे बहुत क्लोज आके खड़ा है, या फिर मेरा और उसका डिस्टेंस जो है वो जितना चाहे उतना कम आप कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली रीच नहीं करना है हमें। ए एन इज नॉट इक्वल्स टू ए, हमें ये नहीं दिखाना है कि ए एन ए पे इक्वल्स टू ए कब होगा, बट हम ये जरूर चेक कर सकते हैं कि जितना चाहे उतना हम ए एन को ए के पास लेके जा सकते हैं। वैसे ही आपका पॉइंट ये है, ये ए आपका पॉइंट है, तो कोई भी पॉइंट है एक्स, कोई भी पॉइंट एक्स है, तो एक्स को मैं कितना ए के क्लोज लेके जा सकता हूं ये डिपेंड करता है और ये डिसाइड आप कर सकते हो। और ये आप अगर कर रहे हो तो उस केस में उसको बोल रहे हैं टेंडेंसी, आप कितना अप्रोच कर रहे हो, कितने टेंड्स हो रहे हैं। ओके, तो आर्किमिडियन प्रॉपर्टी क्या कहती है? आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ये कहती है कि
अगर मेरे पास छोटा सा भी एप्सिलॉन है, कितना भी छोटा, जो आप मुझे देते हो, ओके, जो आप मुझे देते हो, कितना भी छोटा एप्सिलॉन अगर मैं लेता हूं तो मुझे एक यम मिलेगा। देयर एग्जिस्ट यम बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कोई ना कोई मुझे यम मिलेगा जिसके लिए सच दैट यम के बाद वाले, ओके, यम के बाद वाले जितने भी नेचुरल नंबर से, कौन सा नेचुरल नंबर है वो, यन, ओके, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू यम। इस यम के बाद जितने भी नेचुरल नंबर होंगे ना, उसके लिए ये जो टर्म होती है 1/n, ये लेस देन एप्सिलॉन होती है। 1/n ये जो टर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन हो रही है। तो अगर मैं इसको मेरी सीक्वेंस ले रहा हूं, तो ये जो सीक्वेंस है, यहाँ पे मेरा 0 है, यहाँ पे मेरा सपोज 1 है, 1/2 है, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/4 है, ओके। तो इसको क्या कर सकता हूं मैं, पूरा का पूरा 0 पे अप्रोच कर सकता हूं। जितना आप चाहे उतना 1/n का डिस्टेंस 0 से छोटा कर सकता हूं, ओके। मतलब इस यम के बाद जितने भी मेरे नेचुरल नंबर मिलेंगे उनके लिए 1/m, वो नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1/m, 1/m + 1, 1/m + 2, m + 1, m + 2, ये सारे नेचुरल नंबर के लिए ये जो टर्म्स होगी वो हमेशा लेस देन क्या बनती है, एप्सिलॉन बनती है। ये कहता है मेरी आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, ओके। एंड दैट इज एक्चुअली टेंडेंसी, आप अप्रोच कर रहे हो, आप उसके पास जाने की कोशिश कर रहे हो, और जितना चाहते हो उतना पास आप जा सकते हो, एक्चुअली जितना चाहते हो उतना पास, ओके। तो ये होती है टेंडेंसी, और इसी को आप बोल सकते हो कि 1/n जो है, अगर आपका ये स्टेटमेंट वो दे रहा है, ये क्या कर रहा है, आपको वो स्टेटमेंट अगर दे रहा है, तो इससे आप क्या बोल सकते हो, इसी से आप आगे जाके डिफाइन कर सकते हो, -0 को इसमें ऐड कर सकते हो, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n greater equal m, okay, there is also for all, and this is actually epsilon n definition for a convergence of a sequence. So therefore you can say that limit n tends to infinity, 1/n is always equals to 0, and that is actually our statement, okay. So only the Archimedean property realize this sequence converges to 0. Clear हुआ? So this will be your answer. Clear हुआ ना? Archimedean property clear हुई, because देखिए एक वे रहता है आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, जब आप पढ़ोगे उसमें बाकी के भी टर्म्स आते, दैट इज फॉर ऑल m, n belongs to set of integers, there exist, for all m, n belongs to set of integers, there exist n belongs to natural number such that nx is greater than y, ओके। यहाँ पे z प्लस ले लीजिए, nx is greater than y, that is actually again Archimedean property, उसकी आप ऑब्जर्वेशंस में इसको ले सकते हो, ओके। तो आई होप समझ में आ गया होगा। कोई स्टूडेंट है जिसको ये समझ में नहीं आया है? अगर है तो जल्दी से मुझे बता दीजिए, तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं अभी, ओके। एंड आई थिंक दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन, विच सेट्स आर कॉम्पैक्ट सेट्स के बारे में पूछा है यहाँ पे, ओके। कॉम्पैक्ट सेट्स क्या होते हैं? कॉम्पैक्ट सेट्स हमने ऑलरेडी आई थिंक इसको डिस्कस भी किया है लाइव सेशंस में, कि कोई भी सेट को आप कॉम्पैक्ट कब कहते हो। आप रियल लाइफ में कॉम्पैक्ट वर्ड बहुत बार यूज करते हो, कॉम्पैक्ट सेट को, कॉम्पैक्ट वर्ड को, ओके, कि वो बहुत कॉम्पैक्ट है, वो जगह बहुत कॉम्पैक्ट है, वो सिलेबस बहुत कॉम्पैक्ट है, ओके। कॉम्पैक्ट मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं उसको हम बोल सकते कि यस ये इसके अंदर में ला सकता हूं, ओके। वो सिलेबस है जो कि अंदर आ रहा है, किसी के अंदर आ रहा है, या फिर जिसको मैं कवर कर रहा हूं, जब वो कॉम्पैक्ट होगा तब जाके मैं उसको कवर करूंगा ना। यस, दीपक जी बोल रहे हैं क्लोज एंड बाउंडेड, इज इट सफिशिएंट कि वो क्लोज एंड बाउंडेड हो? यहां पे तो सफिशिएंट है, बिकॉज यहां पे उन्होंने सेट दिया है सबसेट ऑफ आर का, ओके। यहां पे सेट दिया है सबसेट ऑफ आर का, एंड दूसरी अच्छी बात उन्होंने ये दी है कि यहां पे कोई भी मैट्रिक स्पेस का वर्ड यूज नहीं किया है, कोई भी मैट्रिक स्पेस का वर्ड यूज नहीं किया है। तो उसका मीनिंग क्या हुआ, अल्टीमेटली हमें कौन सा मैट्रिक यूज करना है, जल्दी से बताइए, और उस मैट्रिक में हमें कौन सा रिजल्ट यूज करना है वो भी बता दीजिए।
दो क्वेश्चन है, एक तो है कि आपको कौन सा मैट्रिक यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, बिकॉज इसके बारे में तो मैंने जरूर बोला है, हमेशा बोलता आया हूं कि अगर आपको कोई मैट्रिक नहीं दी है, आपको कोई मैट्रिक की कंडीशन या फिर टर्म्स के बारे में पूछ रहे हो, जैसे कि कॉम्पैक्टनेस हो, कनेक्टेडनेस हो, कंप्लीटनेस हो, और अगर आपको वहां पे कोई भी मैट्रिक का वर्ड यूज नहीं किया है तो आपको कौन सा मैट्रिक लेना होता है, और जो मैट्रिक लेना है अगर यहाँ पे आपको कनेक्टेड के बारे में पूछा होता तो आपको कौन सी कंडीशन यूज करनी पड़ती। अगर कनेक्टेडनेस के बारे में पूछता तो आपको चेक करना होगा कि वो इंटरवल है या नहीं, इंटरवल होगा तो कनेक्टेड है, अदरवाइज कनेक्टेड नहीं है रियल लाइन पे। कॉम्पैक्ट के लिए क्या है, क्लोज एंड बाउंडेड है तो वो कॉम्पैक्ट है, अदरवाइज वो कॉम्पैक्ट नहीं है। क्लियर है? यस, इट इज यूजुअल मैट्रिक। तो यूजुअल मैट्रिक में हेन-बोरेल थ्योरम कहता है, इनफैक्ट आरएन में कोई भी सेट फॉर एनी नेचुरल नंबर, फाइनाइट नेचुरल नंबर एन, ओके, आई एम नॉट टेकिंग आर इन्फिनिटी, हमें बॉक्स टोपोलॉजी की तरफ नहीं जाना है, आरडब्ल्यू की तरफ नहीं जाना, हमें आरएन में जाना है। एन कोई मतलब फाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लीजिए आर का, उसके ऊपर कोई भी सेट कॉम्पैक्ट कब होता है, जब वो क्लोज एंड बाउंडेड होता है, ये हमारा हेन-बोरेल थ्योरम कहता है। तो ये तीनों सेट्स है जिसमें हमें चेक करना है कि कौन सा सेट कॉम्पैक्ट है। चलिए आंसर दे दीजिए जल्दी से। ओके, सुकमाल बोल रहे हैं कि ऑप्शन 1 करेक्ट है, एक्स इनवर्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू। ओके, जेड तो कॉम्पैक्ट है, ओके जेड कॉम्पैक्ट है, कौशिक बोल रहे हैं। ओके, बाकी ऑप्शंस के बारे में भी बता दीजिए। सो आई थिंक इन्होंने ऑप्शन 1 बोला, मतलब तीनों के तीनों कॉम्पैक्ट है। चलिए, कॉम्पैक्टनेस की एक बात मैं और बता देता हूं कि जब भी आपको रियल लाइन पे कॉम्पैक्टनेस चेक करना है, आप ट्राई कीजिए कि आपको ग्राफ्स के बारे में, ग्राफ की हेल्प से भी आप चेक कर सको। ओके, ट्राई कर लीजिए कि आपको आप ग्राफ के हेल्प से भी उसको चेक कर सके। क्लियर है? तो चलिए, फर्स्ट स्टेटमेंट 1/x, x इनवर्स मींस 1/x। ओके, सो इसका ग्राफ किस फॉर्म में आएगा? 1/x किस वे से होता है वो ग्राफ? इस वे से होता है, राइट? यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे सपोज 2 है। ओके, सो 1 को थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा फिर से ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं उसका। ओके, देखिए यहाँ पे मेरा 1 है, यहाँ पे मेरा 2 है, यहाँ पे 3 है। क्लियर है? अब ये मेरा 1 का, ठीक है, ये स्क्वायर बन रहा है तो ये मेरा 1 है। ओके, 1 के लिए मेरी 1/x की इमेज क्या है? 1 है। 2 के लिए मेरी इमेज क्या है? 2 है, सॉरी 1/2 है। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब हमें ग्राफ जो चाहिए वो ग्राफ कहां से कहां तक चाहिए? 2 से आगे चाहिए। ग्राफ कहां से चाहिए? 2 से आगे। तो 2 से आगे की अगर बात करें तो मुझे ग्राफ चाहिए यहां से। येलो पेन दिख रहा है सबको? यहां से मुझे ग्राफ चाहिए आगे। ओके, ये ग्राफ अगर आप आगे लेके जाओगे तो जो इमेज सेट बनेगी, उन्होंने पूछा क्या है? उन्होंने एक्स इनवर्स पूछा है। एक्स इनवर्स मतलब क्या है? दैट इज माय इमेज सेट ऑफ फंक्शन एफ 1/x, इमेज सेट ऑफ फंक्शन एफ। तो इसकी इमेज सेट क्या है? ये इंटरवल है, यहां पे क्लोज्ड आएगा, बट इस इंटरवल में कभी भी 0 अटेम्प्ट नहीं करेगा इस इंटरवल में, बिकॉज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट 1/x इज इक्वल टू 0। आपको कोई भी x नहीं मिलेगा जिसके लिए ये हो रहा है, कोई भी x नहीं मिलेगा। तो yes, as x tends to infinity 1/x goes to 0, but it will never reach to 0। जो अभी हम टेंडेंसी की बात करें थे लास्ट एग्जांपल में, ये 0 की तरफ जा रहा है। आप 0 और इसके बीच में जितना चाहे उतना स्मॉल डिस्टेंस बना सकते हो, जितना चाहे उतना, बट ये कभी भी 0 पे रीच नहीं होगा। इसलिए आपको कोई भी x नहीं मिलेगा जिसके लिए 1/x क्या हो? 0। और इसलिए जो इमेज सेट आएगी वो क्या आएगी? ओपन 0 to 1/2। दैट इज माई ओपन 0 to 1/2। ओके, विच इज बाउंडेड बट नॉट क्लोज्ड। ओके, तो ये जो होगा वो क्या होगा? वो बाउंडेड होगा बट क्लोज नहीं होगा। क्लियर हो गया?
ये क्या होगा, बाउंडेड होगा बट क्लोज्ड नहीं होगा। सो बाय हेन-बोरेल थ्योरम it is compact if and only if it is closed and bounded, so we must need a closed set, so which is not closed implies not compact। ओके, क्लोज नहीं है इसका मीनिंग क्या होगा, कॉम्पैक्ट नहीं है। अब सेकंड बात कर लेते हैं, सेकंड इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। पहली बात यह है कि आपको इसका ग्राफ अगर पता हो तो ग्राफ के थ्रू जाइए, अगर ग्राफ पता नहीं है तो ग्राफ को छोड़ के कोई और मेथड यूज कर लीजिए जिससे आपको पता चले कि वो क्लोज या बाउंडेड है या नहीं। देखिए यहां पे हमें क्या पूछा था, यहां पे हमें पूछा था सिर्फ इमेज सेट के बारे में, ओके, जो कि हमारे पास इंटरवल मिलने वाला था। ग्राफ में मुझे क्या मिला, ये ऐसा एक इंटरवल मिला, बिकॉज हमें सिर्फ इमेज सेट के बारे में पूछा है, डोमेन के बारे में कुछ नहीं पूछा है, डोमेन के बारे में कुछ भी नहीं पूछा है। बट इस एग्जांपल की बात करें तो उन्हें जो पॉइंट चाहिए, सेट क्या होता है, सेट क्या होता है, सेट जब भी आप डिफाइन कर लेते हो तो सेट की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना पड़ता है, यहां पे कलेक्शन ले लीजिए एंड डिफाइन रूल। जब भी आपको कोई सेट लेना पड़ता है पहला काम आपका ये रहता है, कोई भी सेट आपको डिफाइन करना, पहला काम आपका लेना है, आपको कलेक्शन करना है, आपको जिससे भी एलिमेंट चाहिए उस सेट का कलेक्शन लेना है। दूसरी बात क्या करनी है, आपको उस पर रूल डिफाइन कर लेना है। ओके, दैट इज अ माय सेट। ओके, जैसे कि अगर आप बात करें अभी, ओके, सेट का अगर कोई एग्जांपल देते हैं तो सो सिंपल सी बात लेते हैं कि मैं सारे पर्सन लूंगा, ऑल पर्सन्स, ओके, ऑल पर्सन, ओके, ऑल पर्सन्स जिसमें एज 45, एज अबव 45, ये मैंने रूल डिफाइन किया। जिनको मुझे कोविड की सपोज वैक्सीन देनी चल रही है अभी, जिनका रूल था कि एक में से पहले जिनको वैक्सीन दे सकते वो कौन से थे, 40 एज के अबव और लेस इक्वल ले लीजिए, तो वो सारे पर्सन जिनकी एज क्या होनी चाहिए, 45 के अबव। तो पहले मैंने क्या किया कि इंडिया के जितने भी लोग हैं, ओके, मेल फीमेल जितने भी लोग हैं, उन सबको मैंने कलेक्शन में उठा लिया, वो सबको मैंने देख लिया। उसके बाद मैंने रूल डाल दिया कि इनमें से कौन से कितने लोगों की एज 45 या फिर उससे ज्यादा है, वो मैंने रूल डाल दिया। ओके, काम क्या होता है सेट का, तो यही काम है, पहले आप कलेक्शन ले लो, उस पर रूल डाल दो तो आपका सेट बन जाता है। ओके, तो ऑल पर्सन विच हैज एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 45, और इसको मैं नाम देता हूं ए। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि ए सेट में जितने भी लोग हैं उनको वैक्सीन देता हूं, सिंपल सी बात है। ओके, तो ऐसा सेट की डेफिनेशन है। यहां पे क्या है, ये आपका कलेक्शन है, मतलब एक्स एंड वाई के बीच में, ओके, पूरा जो प्लेन है उस सारे प्लेन के एलिमेंट्स जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, ये आपका रूल है, ये आपका कलेक्शन है। इसको हमें चेक करना है कि इनमें से कौन से एलिमेंट्स है जो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे। और सेट में भी क्या होता है, यहाँ पे कलेक्शन है, यहाँ पे कलेक्शन है, यहाँ पे रूल है, इन दोनों को भी उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है, उस एलिमेंट को, मतलब उसको कलेक्शन में भी आना है, उसको रूल भी सेटिस्फाई करना है। अगर वो कलेक्शन में नहीं आता और रूल सेटिस्फाई कर रहा है तो भी वो एलिमेंट्स नहीं बनता। अगर वो रूल सेटिस्फाई कर रहा है और कलेक्शन में ना आता वो भी वो एलिमेंट उस सेट में नहीं जाएगा, उसको दोनों के दोनों सेटिस्फाई करने। तो पहले तो वो एक्स वाई का फॉर्म में एलिमेंट चाहिए और दूसरी क्या चाहिए, वो इस को सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। सो बहुत डिस्कस कर लिया सेट के बारे में, अब इसका सेट को देखते हैं। देखिए ये जो सेट है उसमें हमें सेट तो दिख रहा है कि सेट क्या दिख रहा है, हमें सारे एक्स कॉमा वाई मतलब आर क्रॉस आर के एलिमेंट्स चाहिए जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो इस कंडीशन को मैं और कैसे लिख सकता हूं, वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स क्यूब एंड दैट वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स क्यूब टू द पावर 1/3। y is equals to 1 minus x cube to the power 1/3। so x क्या है मेरा, अगर मैं x इंफिनिटी को, देखिए ये बात अभी क्लियर कर लीजिए थोड़ा सा बात, कि यहां पे मुझे कलेक्शन मैंने कलेक्शन ले लिया, कलेक्शन के एलिमेंट्स को मैं चेक करूंगा।
यहाँ पे मैंने क्या किया, कलेक्शन तो ले लिया, उसके एलिमेंट्स को जो रूल है उसके ऊपर चेक करूंगा, और अगर वो रूल सेटिस्फाई हो रहा है तो वो एलिमेंट इस सेट के अंदर जाएगा। तो कलेक्शन से मैं उठा लेता हूं x के एलिमेंट, कलेक्शन से मैं उठा लेता हूं x के एलिमेंट, उसके ऊपर ये रूल चेक करता हूं, अगर वो रूल इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करने में रेडी है तो वो y के एलिमेंट बन जाता है। अगर इस केस से मैं अगर सेटिस्फाई कर लूं तो x के एलिमेंट डाल दिया, मुझे y मिलता रहेगा। x का एलिमेंट अगर मैं डाल देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, y का एलिमेंट मिलेगा। सो यू कैन टेक x टेंड्स टू इंफिनिटी। अगर मैं x को ले रहा हूं 0 टू इंफिनिटी के बीच में, और x में लेके जा रहा हूं इंफिनिटी को सारे रियल नंबर को अटेम्प्ट करते हुए, तो और माइनस इंफिनिटी को लेके जाइए, चलिए सिंपल कर देते हैं। माइनस इंफिनिटी को मैं x को लेके जा रहा हूं, मतलब जो मेरा ग्राफ है उस ग्राफ में मैं x को इधर लेके जा रहा हूं, तो मेरा y किधर जा रहा है, इट विल गोज टू y टेंड्स टू, देखिए एक्स क्यूब किसको जाएगा, फिर से माइनस इंफिनिटी को जाएगा, माइनस एक्स क्यूब किसको जाएगा, इंफिनिटी को जाएगा, 1 प्लस इंफिनिटी किसको जाएगा, इंफिनिटी को, और उसका क्यूब रूट किसको जाएगा, फिर से इंफिनिटी को जाएगा। सो y इज ऑल्सो टेंड्स टू इंफिनिटी एज माई x टेंड्स टू इंफिनिटी। ओके, मतलब ये जो सेट है ना वो सारा फंक्शन डिफाइंड कर रहा है। इनफैक्ट ये जो है ना दैट इज अ फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन विच इज वेल डिफाइंड एज वेल एज इसका ग्राफ। अगर मैं x इंफिनिटी को लेके जा रहा हूं y माइनस इंफिनिटी, मतलब वो इस वे से जा रहा है, राइट। अगर मैं x इंफिनिटी को लेके जाऊंगा तो y कहां पे जाएगा, y विल गोज टू, ये इंफिनिटी को जा रहा है, सो 1 माइनस इंफिनिटी दैट विल गोज टू माइनस इंफिनिटी। ओके, और वो किसको जाएगा, माइनस इंफिनिटी को, मतलब इस वे से जा रहा है। सो ये कभी भी क्लोज तो होगा बिकॉज इट इज अ लाइन, सो इट विल बी क्लोज्ड बट इट इज नॉट बाउंडेड, ओके। सो इस वजह से इट इज क्लोज बट नॉट बाउंडेड, you can say this is closed but not bounded. Okay, so the second will be closed but not bounded. So again this is not compact, this is also not compact, and the last one x square upon 4 plus y cube upon 9, that is ellipse। आप इजीली इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। कैसा ग्राफ आएगा, वो कौन सा बड़ा वाला है, 9 बड़ा वाला है y एक्सिस पे। सो यू कैन मेक अ ग्राफ लाइक दिस, ओके। जहां पे ये जो पॉइंट है वो पॉइंट कौन सा है, देयर इज 3, देयर इज -3, देयर इज 2 एंड देयर इज -2, ओके, विच इज क्लोज्ड एज वेल एज बाउंडेड। एवरी इलिप्स इज माय कॉम्पैक्ट सेट, ओके। ये आप क्लियर कर लीजिए, इलिप्स जो है वो क्या होता है, कॉम्पैक्ट सेट होता है। So this is my compact set. So the answer will be option 4 only Z. क्लियर हो गया। कौशिक जी ने ऑलरेडी बताया था कि Z जो है वो तो कॉम्पैक्ट है, बट बाकी दोनों में शायद वो कंफ्यूज थे। तो 4 जो होगा वो इसका आंसर होगा 4, दैट इज ओनली Z इज कॉम्पैक्ट सेट बट X एंड Y आर नॉट कॉम्पैक्ट सेट। क्लियर हो गया सबका, X एंड Y जो है वो कॉम्पैक्ट सेट नहीं है। सो आई थिंक दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन। सो कल आपके साथ ज्वाइन होने वाले रोहित सर, जो आपको मॉर्निंग को 10 बजे आपके साथ ज्वाइन होंगे, ओके, 1 मई को, और आपके साथ डिस्कस करने वाले डीयू की 2019 की क्वेश्चन पेपर के डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस। तो आपको कल मॉर्निंग में 10 बजे ज्वाइन होना है सर के साथ। इनफैक्ट सर की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की भी लेक्चर सीरीज चल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पे भी आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो आपको, अगर आप उसको मिस कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बिकॉज अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एक तो पहली बात है कि जो हम बोल रहे थे ना कि कॉम्पैक्ट वर्ड जो बोल रहे थे ना, तो कॉम्प्लेक्स का अगर आप सिलेबस देख लोगे तो बहुत कॉम्पैक्ट है, उससे बहुत कम, मतलब ऐसा रहता है जैसे रियल में कभी भी कोई भी काउंटर एग्जाम्पल निकल के आता है, कभी भी कोई भी फंक्शन है उसको कंटिन्यूअस है या नहीं ये चेक करने में कभी भी कोई सीक्वेंस निकल आती है जो बोल देती है कि नहीं ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए कोई भी सीक्वेंस निकल आते हैं, बोलती है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बाउंडेडनेस, कोई भी फंक्शन बाउंडेड, तो ये जो रहता है रियल का, हमेशा बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है।
ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है रियल एनालिसिस में कि उनका काउंटर एग्जांपल का जो पैकेज है वो बहुत कम होता है, और इस वजह से एक काउंटर एग्जांपल का पैकेज रहता है, एक ये रहता है कि आपको कोई भी फंक्शन दिया है, कोई भी उसकी कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट्स के बारे में चेक कर रहे हैं, तो वहां पे आप सीक्वेंस का यूज नहीं कर पाते, तो वो भी एक वीक पॉइंट रहता है स्टूडेंट्स का। और तीसरा रहता है कि ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू स्टूडेंट्स को जल्दी नहीं समझ में आता था कि ग्राफ को किस वे से इस्तेमाल आप कर सकते हो, जैसे कि कॉम्पैक्टनेस के लिए भी अभी हमने ग्राफ का यूज किया, तो ये जो है ना, इस वजह से स्टूडेंट को रियल एनालिसिस में फेसेस होते हैं। बट ये तीनों जो स्टेटमेंट है जो कि कॉम्प्लेक्स में यूज ही नहीं होते, काउंटर एग्जांपल बहुत कम रहते, ग्राफ का कुछ यूज नहीं करते, राइट, और साथ ही साथ सीक्वेंस का भी बहुत कम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। तो ये तीनों जो चांसेस होते हैं जो रियल एनालिसिस में आपको डिफिकल्ट लगते हैं, जिस वजह से रियल एनालिसिस वो कॉम्प्लेक्स में नहीं लगते। तो कॉम्प्लेक्स का एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके मार्क्स हमेशा बनते हैं, और जिसके क्वेश्चंस आप देख लोगे, पिछले आप अच्छे सारे क्वेश्चंस पेपर कर लोगे, अच्छे नोट्स रेफर करोगे, तो आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कॉम्प्लेक्स की लेक्चर सीरीज को अटेंड करना, जहां से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अजीत जी, आई थिंक आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एंड बेल आइकन को भी नहीं दबाया। मैं सारे स्टूडेंट को फिर से एक बार बोल देता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, बिकॉज यही से आपको पता चलेगा। इनफैक्ट हम इंस्टा पे भी ये सारे जो लेक्चर्स है उसको शेयर करते रहते हैं। मैं हमेशा जो भी टीचर्स को लाइव रहता है वो इंस्टा पे आ जाता है स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि वो कब लाइव आ रहे हैं, तो वहां पे भी फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम के भी हमारे ग्रुप से वहां पे भी जाके हमें फॉलो कर लीजिए, बिकॉज जब भी कोई लाइव होने वाला है उसको आपको वहां पे जरूर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन को दबा के रखा है, तो जल्दी जब भी आपका लाइव होता है, हमारा जब भी लाइव होता है, आपको उसकी नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। और अजीत जी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की अगर लेक्चर सीरीज की बात करें तो 2 वीक से वो लेक्चर सीरीज चल रही है। ओके, तो आपने अगर उस सेशंस को नहीं देखा, आज का तो जरूर देख लीजिए, बट पिछले वाले सेशंस को भी जल्दी देख लीजिए। फाइन। सो नेक्स्ट वन की हमारी CSR नेट की बैच स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी दूसरी बैच भी हो जाएगी। तो अगर आपको एडमिशंस लेना है तो आप यहाँ पे भी एडमिशंस ले सकते हो CSR नेट के बैच में। उसके बाद यूनिट वाइज लेक्चर सीरीज, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट टाइम पे बोल रहे थे कि सर हमें सिर्फ रियल एनालिसिस परचेस करना है, हमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस परचेस करना है, या फिर हमें सिर्फ लीनियर अलजेब्रा परचेस करना है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए अभी ये स्टार्ट हो चुका है। आप यूनिट वाइज लेक्चर सीरीज परचेस कर सकते हो। अगर आपको कोई एक ही लेक्चर सीरीज उठानी है, आपको सिर्फ रियल पढ़ना है, या फिर आपको सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ना है, या फिर आपको सिर्फ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट जनरल एप्टीट्यूड, इसको भी अगर आपको पढ़ना है तो इसको भी परचेस कर सकते हैं। बिकॉज ये जो है ना, उसको 30 मार्क्स का रहता है। वो कितने मार्क्स का रहता है? 30 मार्क्स का, और इसको स्टूडेंट हमेशा मिस करते हैं। ओके, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये 30 मार्क्स आपके बोनस पॉइंट है, बोनस पॉइंट है। आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको 30 से अगर 20 भी आ जाता है तो या तो आपकी एलएस कंप्लीट हो जाएगी, अगर एलएस हो रहा है तो जेआरएफ श्योर होगी, और अगर जेआरएफ हो रही तो आपकी रैंक श्योर हो जाएगी। तो अगर आप इसको अगर एक मंथ में 15 दिन भी दे दो, 15 डेज, ओके, बट अच्छे से दे दीजिए, सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लीजिए, आपके 15 दिन में आराम से 20 मार्क्स का काम बन जाता है। तो जो आप रहता है कि एक ओडीपीडी का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाते, या फिर इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इनके क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाते, और आपका प्रिपरेशन नहीं हो रही है, तो उस केस में वो सारे मार्क्स आप यहां से उठा के लेके आ सकते हो जो आपको फ्री में मिल सकते हैं। अच्छे से अगर आप इसका प्रिपेयर करोगे तो आपको जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं, और इसीलिए हमने उसकी भी लेक्चर सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप चाहते हो अच्छे से करना तो ओके। अजीत जी, आपको ऊपर कमेंट बॉक्स में नंबर मिल चुका है। यस, आपको कमेंट बॉक्स में नंबर है 9172226688। इस नंबर पे कॉल करके आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी आपको परचेस करना आपको वापस सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। ओके, फाइन। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड जल्दी हम नेक्स्ट लाइव सेशन को मिलेंगे। याद रखना है कि नेक्स्ट वीक से मंडे से
मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की हमारी नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। हमने अभी तक स्टैटिस्टिक्स को यूट्यूब पे नहीं लेके आए थे, बट फाइनली स्टूडेंट्स के कमेंट्स की वजह से हम स्टैटिस्टिक्स को भी यूट्यूब पे लेके आ रहे हैं। तो आपको इस सेशन को भी जरूर ज्वाइन करना है और अपना स्टैटिस्टिक्स का जो बैकग्राउंड है उसको भी अच्छे से क्लियर कर लेना। अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो स्टैटिस्टिक्स का एक यूनिट अलग रहता है, इसके क्वेश्चंस भी लगभग 120 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको वहां से रहते हैं। तो वहां पे जाइए, वो बेसिक अच्छे से स्टार्ट कर लीजिए पढ़ना। हमारी जल्द ही स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स की आईआईटी की बैच भी स्टार्ट हो रही है। अगर आपके कोई फ्रेंड है जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से है और वो चाहते हैं कि आईआईटी जाम में उनका स्टैटिस्टिक्स का एडमिशन हो जाए, तो उसके लिए हम हमारी बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स की। आपको आना है, उस बैच में ज्वाइन करना है और हमारे साथ अपना स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। फाइन है। अगर कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको और चाहिए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और जो भी आपके डाउट्स है वो जल्दी उसके लिए वहीं से क्लियर हो जाएंगे। और याद रखना है कि मंडे और ट्यूसडे को सीएसआर नेट एंड मैथमेटिकल साइंस की मिंटी क्विज होने वाली है, जहां से अगर आप टॉपर निकलते हो तो आपको उसका क्रैश कोर्स फ्री में मिल जाएगा। तो आपको वहां पे भी जरूर ज्वाइन करना है। चलिए, थैंक यू जी अजीत जी। चलिए, सो बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।